Hello students, today we are starting this GS paper 4 है ना. GS paper 4 में ethics, integrity and aptitude. This ethics paper is important for your decision making और decision making के समय आपको factual knowledge की requirement तो है ही, at the same time moral knowledge की भी requirement है, and that's why this paper has been introduced from 2013. ठीक है ना. एथिक्स पेपर में द थिंग इज दैट जब आप पढ़ोगे और जब कोई पढ़ाएगा, व्हेन यू आर इन द क्लास, जब आप क्लास में हो, इट इज इजिएस्ट. व्हेन यू आर रीडिंग, इट इज टफ, एंड व्हेन यू आर राइटिंग, इट इज टफेस्ट. है ना. आपको लगेगा सारा एथिकल चीज तो है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर एंड ऑलमोस्ट देयर. देयर एंड ऑलमोस्ट देयर, बिकॉज आपके जो आंसर रहेंगे, ये मोस्ट ऑफ द आंसर आपके ऑलमोस्ट देयर पे रहते हैं. देयर पे अगर नहीं होगा तो आंसर्स यू विल नॉट बी फेचिंग मार्क्स. ठीक है ना, मार्क्स नहीं मिलेगा. सो दैट्स वाई यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, हर एक को किस तरीके से एग्जैक्ट प्लेस पे यूज करना है. दिस प्रॉपर्टी और दिस नॉलेज यू शुड बी हैविंग. इसका सिलेबस देखते हैं. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन वैल्यूज. ह्यूमन वैल्यूज में द इनकलकेशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम, आपके में कैसे इनकलकेट होता है वैल्यू सिस्टम थ्रू द फैमिली, थ्रू सोसाइटी एंड एजुकेशनल सिस्टम. Attitude matters for everyone, and political attitude is also matters for the country, and how it is molded and how it can be changed through social influence and persuasion. मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं, है ना. सो डिपेंड करता है, हम लोग डिफरेंस देखेंगे. हर एक वर्ड को बहुत केयरफुली यूज करना है हियर. ठीक है ना. देन अगला जो है दैट इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये तीन वर्ड हैं और ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आई विल टेल यू कि क्यों इसका सिलेबस में ये मीनिंग रखा गया. क्योंकि एप्टीट्यूड किसी चीज का अंडरस्टैंडिंग को बताता है ना. आपके में इनहेरेंट एबिलिटी है ना, आपके में कोई चीज का समझ है विथ योर स्किल्स, एप्टीट्यूड वो बता रहा है. बट एप्टीट्यूड के साथ अगर वो चीज को आप यूज नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन अगर आपके पास है, एंड इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट एक्यूमेन फॉर योर ड्यूटी, आप अपने ड्यूटी के लिए यूज नहीं कर पा रहे हो, है ना. सो वो आपको यूज का नहीं है, कितना भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो. बल्कि आप ये प्लान कर रहे हो कि कैसे बैंक को रॉबरी करना है, उसका परफेक्ट प्लान को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, बिकॉज यू आर ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर. सो डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना ज्यादा लॉयल है अपने डिपार्टमेंट के लिए. सो दिस एप्टीट्यूड विदाउट इंटीग्रिटी इज नथिंग. ठीक है ना. आपका करेक्ट डायरेक्शन में बताता है कि आपका जो वर्क है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो स्किल है, दैट इज वर्किंग ऑन राइट डायरेक्शन और नॉट, एंड दैट इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्यूटीज, एथिक्स या सोसाइटी के एथिक्स को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं. आपका जब पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, देन इट इज द यू हैव द एथिक्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट, है ना. हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक जॉब का एक एथिकल गाइडलाइंस होती हैं. जैसे बिजनेस में एक अपना बिजनेस एथिक्स होता है, सोसाइटी का अपना सोसाइटल एथिक्स होता है, आपके वर्क प्लेस का अपना वर्क प्लेस का एथिक्स होता है. दैट एथिक्स यू विल हैव टू फॉलो. सो 3 थिंग्स यू विल हैव टू टेक केयर. फर्स्ट थिंग, you should be knowing what is your duty, how it is giving benefit to others, and whether you have the understanding of that duty or not. अंडरस्टैंडिंग, और ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट कहां से आता है? एप्टीट्यूड. और ये जो ड्यूटी आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज फॉर डिपार्टमेंट और नॉट, ये क्या बता रहा है? इंटीग्रिटी. एंड अगर ये सब चीजें कर रहे हो, आपका ड्यूटी कर रहे हो, आपका स्किल सही है और वो सही डायरेक्शन पे और सही इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, दैट इज एथिक्स. देखो, इंटेंशन बहुत मैटर करता है, बिकॉज योर स्टेप्स में बी रॉन्ग, बट इफ योर इंटेंशन वॉज करेक्ट, अगर आपका इंटेंशन करेक्ट था तो यू कैन बी पार्डन्ड. ठीक है ना. सो एथिकल्स मीन्स आपका जो एक्शन का राइटियसनेस एंड रॉन्गफुलनेस, है ना. It is dedicated to your department or not, and you have the proper understanding or not.
है ना। सो दीज आर द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस रीजन क्या है मैं बताऊंगा। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तभी आपका जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है वो सही टाइम पे परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका इंटेलेक्ट क्वालिटी जो है अगर हर टाइम पे वैसी परफॉर्मेंस देता है रिगार्डलेस ऑफ एनी इन्वायरमेंट, कैसा भी इन्वायरमेंट हो सकता है, या हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हो सकता है या तो आपके लिए हार्मोनियस इन्वायरमेंट हो सकता है, दोनों कंडीशन में इफ यू आर एबल टू मेंटेन योर इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट मैटर्स, है ना। पब्लिक सर्विस, अब जितने चीजें आपने पढ़ा इससे पहले अब उसको आप इंप्लीमेंट करना है। पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एथिकल प्रिंसिपल के आपको जो गाइडलाइंस है वो क्लियर हैं और उसके डेफिनेशंस क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट दोज थिंग्स इन द पब्लिक सिनारियोस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड केस स्टडीज, दीज आर द थिंग्स, ये चीजें आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो केस स्टडीज में बहुत टाइप के केस स्टडीज आते हैं, सम ऑफ द एथिकल डिलेमा से रिलेटेड होते हैं, कुछ केस स्टडीज में आपको हर एक में आपको एक रोल दिया जाएगा, है ना। उस रोल में आप उस रोल को कैसे प्ले करते हो, है ना। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो यू माइट बी गिवन सर्टेन ऑप्शंस ऑल्सो, आपको कुछ ऑप्शंस भी दे दिए जाएंगे। कुछ में आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है और कुछ में विदाउट ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करना है। सो इट डिपेंड्स कि केस स्टडी किस टाइप का पूछा गया है, राइट। सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन 2018, इसमें देखो क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज which are universal in nature in the context of the civil services and bring out the importance, 150 words, ठीक है ना। क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, और डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। सो 3 बेसिक वैल्यूज, आपके पास जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है ऑन विच यू आर मेकिंग अ डिसीजन, दैट बेसिक वैल्यूज में से कौन सा ऐसे वैल्यूज हैं जो कि यूनिवर्सल इन नेचर है, विच आर चेरिश्ड बाय द वर्ल्ड, यूनिवर्स में इस चीज को चेरिश किया जाता है, एंड विच इज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड। देन 2017 का जो क्वेश्चन है, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन द मॉडर्न टाइम्स इज स्ट्रेस्ड इन द नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ। यही तो एक प्रॉब्लम है, ऑल द टाइम यू आर हैविंग अ नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ, and most of that narrow perception is concentrated around the materialistic life, है ना। मटेरियलिस्टिक लाइफ में, एंड आपको लगता है कार अच्छा है, गाड़ी आपको अच्छा मिल गया, अच्छा बिल्डिंग घर रहने को मिल गया, तो दैट इज द गुड लाइफ फॉर यू। बट अ गुड लेवल ऑफ इनकम, है ना, और क्या बोलना चाहिए, दैट इज द एक डिग्निफाइड लेवल ऑफ इनकम विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर नीड्स, इंपॉर्टेंट नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं, है ना। अगर वो आपको फुलफिल कर रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, हेल्थ एजुकेशन उसको ऐड कर लीजिए, अगर वो फुलफिल कर पा रहे हैं, दैट इज द, अगर इतना के लिए आपके पास पैसे हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर अ गुड लाइफ। क्योंकि यू माइट बी नोइंग गुड लाइफ या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या तो डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट का डेफिनेशन में वन ऑफ द क्राइटेरिया इज द लेवल ऑफ इनकम विच यू आर हैविंग, बिकॉज विदाउट दैट देयर इज वेरी डिफिकल्ट कि आप को एक हैप्पी एंड गुड लाइफ आप लीड कर सको, दैट इज डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है ना। सो दैट्स वाई अ गुड लाइफ के लिए दैट इज डेफिनेटली देयर कि आपके पास मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, बट आफ्टर दैट व्हाट्स द नेक्स्ट, आपके पास क्या साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट होती है, एंड साइकोलॉजिकल नीड्स में बहुत सारे नीड्स, मींस मैस्लोस के साथ जितने नीड्स आपने कभी पढ़े होंगे तो सारे नीड्स को आपको फुलफिल करना रहता है ना। आपका गॉड के साथ स्पिरिचुअल जो आप गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नीड्स फॉर यू, because if you feel happy with connecting yourself with the God, अगर आपके लिए वही हैप्पीनेस है, so that is your need, and for that you need a ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जहां पे आपको आपके गॉड से कनेक्ट करने के लिए कोई आपको रेस्ट्रिक्शन ना डाले, until and unless you are not interfering rights of others, ठीक है ना। so all the time what happens, we have the narrow perception of good life, even some of the people के लिए good life ये है कि दूसरे का लाइफ बैड हो तब मेरा लाइफ गुड होगा, so that is also narrowest perception of the good life, ठीक है ना। सो हम लोग सारे चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे किस चीज को डेफिनेशन हमको रखना चाहिए गुड लाइफ के लिए। सो इंक्रीज्ड नेशनल वेल्थ
did not result in the equitable distribution of its benefit. It has created only some enclaves of the modernity, prosperity for a small minority at the cost of the majority. ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, पर इसके लिए हम लोग को कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ बेसिक्स चीजें चाहिए. नेशनल वेल्थ जो है वो रिजल्ट में मीन्स एग्जैक्टली नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, जो गरीबों के पास जाके बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, बिकॉज ऑफ द पुअर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म. इट हैज क्रिएटेड ओनली सम एनक्लेव्स ऑफ द मॉडर्निटी, प्रॉस्पेरिटी, कुछ सिटीज बना दिया गया जो मॉडर्न है और प्रॉस्पर है, फॉर ए स्मॉल माइनॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ द मेजॉरिटी. कुछ लोगों के लिए बस अच्छा हो गया, बट बाकी लोगों के लिए वो बेकार रहा. मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल, उसका फ्रूट्स जो होता है, जो डेवलपमेंट का जो फ्रूट होता है, दोज आर नॉट एबल टू कंज्यूम दैट फ्रूट. ठीक है ना? 2017 का क्वेश्चन, विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली एंट्रेंच्ड मॉरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशंस नाइदर द लॉ, नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉर इवन द मार्केट इकोनॉमिक विल फंक्शन. यस, अगर आपके पास ऐसे वैल्यू सिस्टम नहीं है जो कि शेयर्ड हैं, देखो वैल्यू सिस्टम या मॉरल वैल्यूज बोला जाता है, मॉरल वैल्यूज अगर जहां पे भी मॉरल आ जाता है, दोज आर पर्सनल इन नेचर, एंड अगर वो शेयर्ड नहीं होता, मतलब आपका मॉरल सिस्टम मैच नहीं करता सोसाइटी के मॉरल सिस्टम के साथ, तब तक हार्मनी नहीं आ पाता. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही रिक्वायरमेंट है. सो विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली entrenched मॉरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशन, नाइदर द लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मार्केट इकोनॉमी विल फंक्शन प्रॉपरली. कितना भी लॉज ले आओ, कितना भी स्ट्रिक्ट रूल ले आओ या तो डेमोक्रेसी ले आओ, until unless मेरा वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करेगा सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम के साथ, टिल दैट टाइम देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स. योर थॉट्स और सोसाइटी के बीच में हमेशा से फ्रिक्शन रहेगा, सोसाइटी एंड सोसाइटी के बीच में भी फ्रिक्शन रहेगा, बिकॉज society's value system is not being shared by other societies value system. इसलिए तो वेज वर्सेस नॉन वेज का हमेशा से बहस चलती रहती है. ठीक है ना? एथिस्ट वर्सेस जो गॉड को मानते हैं और गॉड को नहीं मानते, उनके बीच में ये चलता रहता है. ये बहुत सारी चीज का हमेशा से आपका डिस्कशन चलता रहता है. कैपिटल पनिशमेंट एंड जिसको कुछ कंट्रीज फॉलो करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, ये सारी चीजों पे हमेशा से कंट्रोवर्सी होता है. इट्स जस्ट बिकॉज देयर आर नॉट शेयर्ड वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज. चाइना यूएस के बीच में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज एथिकली अगर कोई बिजनेस में करेक्ट नहीं होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा. ठीक है ना? चाइना जो वैल्यू सिस्टम फॉलो करता है ऑन हिज, और जो एथिकल सिस्टम फॉलो करता है ऑन हिज बिजनेस, दैट माइट नॉट बी कॉमन टू द यूएस ऑल्सो. दैट्स वाई ये दोनों के बीच में हमेशा से टसल्स होते रहेगा. एंड होल ऑफ द वर्ल्ड में क्लाइमेट के लिए यही तो प्रॉब्लम हो रहा है. क्लाइमेट में nobody is having that value system कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, और उस वैल्यू सिस्टम को वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहा है, या तो बहुत नीचे लेवल पे रखा हुआ है, और इतना लिस्ट प्रायोरिटी रखा है कि सारा प्रायोरिटी उससे ऊपर है. दैट्स वाई इन्वायरमेंट इज गिवन लिस्ट कंसर्न. बी दिस इन्वायरमेंट वुड हैव बीन देयर इन द कंट्रीज टॉप लिस्ट, जैसे भूटान में है, सबसे ऊपर में रहता, तो सारे लोग इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए एक साथ आते हैं. बट प्रॉब्लम तो यही हो रहा है ना, जो फॉरेन में जितनी मूवीज दिखाते हैं, हॉलीवुड मूवीज में, कि यूएस जो फॉलो कर रहा है वही चीज को सारे वर्ल्ड फॉलो कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ सिनारियो इज नॉट देयर, है ना? 2016 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू द सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग. बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स का जो हम लोग पढ़ते हैं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, इजंट इट? सो ह्यूमन एंड सोशल वेलबींग को कैसे कनेक्ट करोगे एथिक्स के साथ? ठीक है ना? एंड आपको अगर कनेक्ट करना है तो एथिक्स को पब एड में लाना पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाना पड़ेगा, तभी तो सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग में आएगा, isn't it? So that is also part of the governance, and governance में भी एक और पार्ट होता है, that is good governance and ethical governance and also e-governance. ये सारी चीजों में छोटा छोटा डेफिनेशन है, छोटा सा बेसिक्स है, अगर उसको समझते हो तो दिस ऑल आर द वे हाउ टू सर्व बेटर टू आवर सोसाइटी, सो दैट उनका सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग हो सके. ठीक है ना? 2015 का भी जो क्वेश्चंस है, 2016 एंड 2015 के क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लोगे तो इसके बाद आपके लिए सिनेरियो क्लियर होगा. What is meant by the environmental ethics? What is important to study? Discuss any one environmental issues from viewpoint of environmental ethics. देखो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, whenever you are dealing with the GS paper 3 or 2 or 1, always try to have ethical angles also. ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन को हर एक एंगल से देखो.
और ऐसे नहीं, आप किसी इन्वायरमेंट का कोई भी इशू को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो। एट द सेम टाइम कोई भी गवर्नेंस का इशू को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल एंगल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंगल, ऑल द एंगल्स यू विल हैव टू सी, देन ओनली द आंसर विल बी परफेक्ट। ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचो कि जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है सो आई शुड नॉट इंक्लूड जीएस पेपर 4 कंसेप्ट्स। यू कैन इंक्लूड दोस कंसेप्ट्स एंड बेटर यू विल शो द एक्सपोजर्स ऑफ द ऑल द फिलोसफर्स सारे जगह का, उतना बेटर आपका आंसर एनरिच होगा। ठीक है ना। सम ऑफ द क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग्स, है ना, बेसिक लॉ एंड एथिक्स, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो जैकपॉट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द एथिक्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं और किसी को प्रेफरेंस देते हैं, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, प्रेफरेंस देते हैं नॉट नेसेसरली इसके लिए नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, यस, दोनों एथिक्स के साथ में चलते हैं। नॉर्मली पर्सनल एथिक्स को हम लोग एथिक्स सोसाइटी के साथ चलता है, तो क्वेश्चन ये है पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख रहे हो कि इस टाइप के आएंगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास आंसर्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इस क्वेश्चन को या इस पेपर को प्रिपेयर करने का तरीका यह है, हाउ टू मेक दिस हिस्ट्री, दिस पॉलिटी, दिस ज्योग्राफी इन बिहेवियरल टर्म्स। अगर आप इसको समझ पाते हो देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, है ना। हिस्ट्री पॉलिटी थ्योरेटिकल चीज था, आपको इसको बिहेवियर टर्म में लाना है। जैसे दांडी मार्च, है ना, यू हैड अंडरस्टूड दिस, दांडी मार्च के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़े हो। दांडी मार्च में दैट लीडर विच हु वाज हाफ नेकेड, बट उसके में इतना कैपेबिलिटी, उनके में इतना कैपेबिलिटी था कि ही वाज एबल टू ड्राइव दैट मच मास बिहाइंड हिम। वो जस्ट एक लाठी पकड़ के जा रहे हैं, पर दांडी मार्च में उनके साथ ऐसा क्या चीज था जो पावरफुल, उनका इंस्पिरेशनल वैल्यूज था या क्या लीडरशिप क्वालिटी था जिसके कारण से इतना बड़ा मास को वो फॉलो कर पाए, जिसको मास उनको फॉलो कर पाया। ठीक है ना। और ब्रिटिशर्स समझ भी नहीं पाए थे कि किस लेवल पे इंटेंसिटी हो सकता था। सेम चीज अन्ना हजारे के साथ, है ना। गवर्नमेंट को आइडिया ही नहीं था कि इतना बड़ा मार्च ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसी के कारण से ये जो दांडी मार्च या जो भी आप डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 377, ये सारी चीजें जो आती हैं इसमें मल्टीपल एंगल्स आते हैं। जैसे जब पॉलिटी या लॉज बनते हैं या किसी में अमेंडमेंट्स आते हैं और गवर्नमेंट आपसे डिमांड करती है कि आप इसमें सजेशन दीजिए, बिकॉज देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑन दैट। इसमें किसी में आपको लगेगा कि ये एथिकल है, ये मॉरल है, और दोनों ऑपोजिट भी काम करता है। ये जैसे ये लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ये एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिटी से डिफरेंट होता है। लीडरशिप क्वालिटी या लीडर्स के पीछे लोग इमोशनल होकर भी अटैच हो जाते हैं, है ना। इसके पास जरूरी नहीं कि इसके पास कोई पोस्ट हो या पावर हो, बट उसका स्किल है, कैरिज्मेटिक उसका पर्सनालिटी है जिसके कारण से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिसमें लोग आपके साथ बाय हार्ट, बाय सोल कनेक्ट हो सकें, तभी आप उनके में चेंजेस ला सकते हो। एटीट्यूड चेंज करने का या कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करवाने का एक मेजर काम है कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो पाओगे, तभी आप परसुएशन कर पाओगे, है ना। परसुएशन करवा पाओगे, मैनिपुलेशन आपको नहीं करना है, परसुएशन करना है। ठीक है ना। वैसी है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल 377। अभी भी होल ऑफ द कंट्रीज में देखोगे कि देयर आर मल्टीपल ब्लॉक्स में से इसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेस्ट मिलेगा। एट द सेम टाइम मेंटल लेवल पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस थिंग, है ना। ये डिक्रिमिनलाइजेशन करने से क्या फायदा हुआ? डिक्रिमिनलाइजेशन करने से इससे ये बेनिफिट हुआ कि जिनका भी विदाउट हर्टिंग अदर्स, जैसे एथिक्स एंड मॉरल्स में यही होता है ना कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप कर सकते हो इफ इट इज गिविंग यू प्लेजर, बट एट द सेम टाइम अनटिल अनलेस इट इज नॉट इंटरफियरिंग विद द डिग्निटी ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, है ना। लाइफ या डिग्निटी के साथ किसी के साथ हर्ट ना हो, तब तक एवरीथिंग इज ओके। ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दैट डायमेंशन ओनली यू विल हैव टू कंसीडर, देन एवरीथिंग शुड बी फ्री, इजंट इट। केन्स का जो आइडिया था उसमें तो यही था ना कि गवर्नमेंट का बहुत ही कम इंटरवेंशन होना चाहिए, कम से कम इंटरवेंशन होना चाहिए। एंड एडम स्मिथ तो बोलते थे कि थोड़ा भी आपको इंटरवेंशन नहीं चाहिए, वही केन्स बोल रहे थे कि आपको रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस दिखना है, इतना काम करना है कि रेगुलेट करें, ऐसा नहीं कि हर चीज पे लॉ बनाए। दैट्स व्हाई वेयर लॉ एंड्स एथिक्स बिगिंस, isn't it? करंट अफेयर्स एंड एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे जाट रिजर्वेशन या कोई भी रिजर्वेशन का हमेशा से डिमांड आते रहता है, गुर्जर रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन। यू कैन सी दैट लेवल ऑफ द सिनारियोज जहां पे हम लोग बैकवर्डनेस टैग के लिए इतना ज्यादा फाइट करते रहते हैं, है ना। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर बैकवर्डनेस टैग के लिए हम लोग सबसे ज्यादा फाइट करते हैं। हम लोग
इस लेवल पे प्राउड फील करते हैं एक प्रकार से कि अगर हम लोगों को बैकवर्ड कैटेगरी दिया जाता है। रीजन ये है कि ऑलवेज बैकवर्ड कैटेगरी को हमेशा से एक रिवार्ड मिला है इन द टर्म्स ऑफ जॉब, है ना। वाइल इंडिया में क्या है, स्किल के बेसिस पे जॉब का एश्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है, पर जैसे बैकवर्डनेस का टैग लग जाता है आपको जॉब मिलना इजी हो जाता है ना, फैसिलिटेशन हो जाता है। सो एक प्रकार से आप देखो कि जितना आपको रिजर्वेशन की डिमांड आएगा, जितना आप वायलेंस करोगे, गवर्नमेंट धीरे से एक्सेप्ट करती है, तो मतलब आपका वायलेंस को रेटिफाइड कर दिया गया, ठीक है ना। वायलेंस को, इफ वायलेंस हैज बीन रेटिफाइड, इट मीन्स क्या हो रहा है, हर एक वायलेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया और इसके कारण से आपको उसको रिवॉर्ड मिला, जिसने वायलेंस किया उनको रिवॉर्ड मिला इन द टर्म्स ऑफ बैकवर्डनेस टैग, और बैकवर्डनेस टैग के बाद रिवॉर्ड जो मिला वो है जॉब, ठीक है ना। सो ये एक सिनारियो हम लोग का जो ये जो बताते हैं ना रिवार्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम ही गलत है। होल ऑफ द इंडिया में बिहेवियरल चेंजेस का जो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए, दैट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसी को कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी बोला जाता है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ठीक है ना। तो ये अप्रोच में प्रॉब्लम है, आप कैरेट उसको दे रहे हो जो कि वॉयलेंस कर रहे हैं, एंड स्टिक उसको दे रहे हो मतलब जो एफर्ट डाल रहे हैं। अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, है ना, और उसके पास स्किल है, ही इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड जस्ट बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड। बट एट द सेम टाइम्स वी कैन नॉट डिनाई द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड किया जाता है जो कि लॉन्ग टाइम से डिप्राइव्ड है, और ये इट इज नॉट द 1 and 2 जनरेशन, ये बीसी से, है ना, जब से ये जैनिज्म और बुद्धिज्म आया था, जिससे हिंदू से लोग डिबेट होके निकले थे। रीजन इसका यही था कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिलीजन है या जो हिंदू जो धर्म है, दैट इज नॉट एबल टू कैटर द एस्पिरेशन ऑफ द ऑल इंडिविजुअल विच वर कनेक्टेड विद दिस रिलीजन। ये एक प्रॉब्लम था जिसके कारण से वो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और उस समय से जो डिप्राइवेशन हो रहा था, शूद्र के फॉर्म में डिप्राइवेशन हो रहा था, वो डिप्राइवेशन कंटिन्यूसली चलता आ रहा था, ठीक है ना। और आप जस्ट 2 जनरेशन तक आपने उनको बेनिफिट दिया है। बट ये एक प्रॉब्लम ये होता है कि अ पर्सन, अगर वो डिप्राइव्ड बच्चे जो होता है, जैसे पर्सन जो अगर डिप्राइव्ड होता है थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, उसके जीन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसलिए डिप्राइव्ड पर्सन का किड भी डिप्राइव्ड होता है। इसलिए रिजर्वेशन आपके फादर के नाम पे मिलता है, आपको नहीं मिलता कि आपके फादर का कितना इनकम है, क्या है, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या, डिप्राइव्ड पर्सन का बेटा भी डिप्राइव्ड हो जाता है, और ये डिप्राइवेशन कब से चलता जा रहा है, ये जीन में रिफ्लेक्ट हो चुका है। ही और शी इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस कि वो कभी फ्यूचर में कुछ कर सकता है। ही इज मेंट टू बी अ सर्वेंट, ये एक फील हो जाता है। इंडिया में भी क्या है, हम लोग तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए करते हैं ना, बिकॉज वी फील कि हमारे जीन में आ चुका है कि हम लोग नौकरी कर सकते हैं। वी कैन नॉट बी अ बॉस, है ना, वी कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर। वैसे इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। द सेम थिंग इज द गोरखालैंड एस्पिरेशन, और भी जितने भी स्टेट के एस्पिरेशन के साथ यही डिमांड, यही प्रॉब्लम है कि जब भी स्टेटहुड का डिमांड होता है ना, जब भी स्टेट का डिमांड होता है, बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, एंड वायलेंस के कारण से अगर आप स्टेट दे देते हो, दैट इज यू आर जस्टिफाइंग दैट वायलेंस एंड यू आर रिवार्डिंग वायलेंस। अब जो भी वायलेंस करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा, बट जिसका जेन्युइन डिमांड है, जैसे विदर्भ वगैरह एरिया का या कुछ एरिया का जैसे जेन्युइन डिमांड लगता है, जहां पे फार्मर्स का बहुत ज्यादा सुसाइड होता है, उस जगह का वो दब जाएगा। मतलब ओनली द वे ऑन विच स्टेटहुड शुड बी प्रोवाइडेड इज द वायलेंस। तो इसलिए क्या है, देयर शुड बी ऑलवेज अ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, है ना, और एक क्राइटेरिया दे दिया जाए कि अगर इफ यू आर फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया, देन ओनली द स्टेटहुड और रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड, एंड दैट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मस्ट बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तभी तभी ये सब वायलेंस होना बंद होगा, ठीक है। जैसे पहले पेट्रोल और डीजल का प्राइस बहुत ज्यादा, जब भी कम ज्यादा होता था, स्ट्राइक होने लग जाता था, बंद हो जाता था। बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि डीरेगुलेट कर दिया गया। अब जो भी मार्केट प्राइस होगा वही प्राइस आपका होगा। देन इन दैट सिनारियो अब लोगों को समझ आ गया कि ऑटोमेटिकली ऑल द प्राइसेस विल बी कंट्रोल्ड, है ना। वैसे अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है, बट यस अब उतना उस लेवल पे डिमांड नहीं होता है, जैसे बंद नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती। एंड आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ आंसर में यही प्रॉब्लम होता है कि कोई भी आंसर करते हो उसमें एक तो यूज ऑफ द एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल शुड एग्जैक्टली मैच विद द कंसेप्ट व्हिच यू आर डीलिंग विद। थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, देयर एंड ऑलमोस्ट देयर का डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, ठीक है।
केस स्टडीज में बेसिक टाइप के क्वेश्चंस कुछ होते हैं जिसके लिए आपका केस स्टडीज रेडी रहना चाहिए। बेसिक कुछ बोलना चाहिए कि कुछ इश्यूज होते हैं जिस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, लाइक चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड लेबर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड ऑलवेज देयर विल बी एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज होंगे। लाइक इसमें ये होता है कि जैसे आप एक किड है, दिस किड इज देयर एंड आप जानते हो कि आपके सराउंडिंग में ये एक होटल में काम कर रहा है, ठीक है, छोटू का काम कर रहा है, एंड आप वहाँ के आसपास में ही रहते हो एंड ऑलवेज आप यहाँ पे चाय पीते हो, वहाँ पे देखते हो कि दैट पर्सन इज वर्किंग। जब आपने सोचा कि क्यों ना इस जो होटल का जो ओनर है उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो व्हाट हैपन कि सडनली आपकी इससे बात हुई, छोटू से बात हुई, और छोटू ने बोला कि, और छोटू के बारे में आपने घर में पूछा, घर के बारे में पूछा कि कितने फैमिली में है, क्या है, तो पता चला कि फैमिली में ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ अर्निंग। उनके जो फादर हैं वो डिसेबल्ड हैं, है ना। ही इज़ ऑल्सो हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टर, जो छोटी सिस्टर है, एंड मदर है जो कि दूसरे घर पे काम करती है, and his mother and this छोटू is only the source of the income। अगर आपने होटल वाले का कंप्लेंट कर दिया तो क्या होगा, ये जॉबलेस हो जाएगा, और हो सकता है ये जो फादर और सिस्टर के लिए जो पैसे अर्निंग आ रही थी वो अब नहीं आ पाएगी, एंड दे विल बी स्टार्व टू द डेथ। सो दैट काइंड ऑफ सिनारियो कुड बी देयर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में चाइल्ड का सिनारियोस, मतलब इंडिया में ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं, मेल चाइल्ड ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं बिकॉज दे विल हैव टू कंट्रीब्यूट देयर जो इनकम, जो फैमिली इनकम में इनको सपोर्ट करना होता है। दैट्स द प्रॉब्लम एनी काइंड ऑफ चाइल्ड हु इज हैविंग ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल्स इज हैविंग। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाए, मिड डे मील एंड दिस थिंग्स। बट देखो ये सारे स्कीम्स में एटलीस्ट दोपहर का टाइम तो एश्योर हो जाता है, बट अगेन प्रॉब्लम होता है एग्रीकल्चर में लेबर का। एग्रीकल्चर के जब सीजन आता है दे नीड लेबर, और उनको एक लेबर फ्री में मिल जाता है। एट द सेम टाइम जो कॉस्टिंग, एंड आई हैव टोल्ड यू दिस काइंड ऑफ सिनारियोस, ये सारी चीज़ के लिए आपको बैकअप चाहिए, कहीं राशन, है ना, राशन उनको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। अगर मिलता रहेगा देन ओनली दे विल बी वेरी मच एश्योर्ड कि यस लेवल ऑफ इनकम उनको मिलता जा रहा है। बट इससे काम नहीं होता। सपोज कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आता है या कोई भी कुछ टफ सिचुएशन आते हैं, सो अनटिल अनलेस every day if you are depending upon the government only, then scenarios will be like that कि आप हमेशा से insecure feel करोगे, है ना। all the time you will be having a concern कि whether next day I'll be getting my bread and butter or not। so that kind of scenarios will be there। चाइल्ड लेबर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये इश्यू होता है। जेंडर बेस्ड इश्यूज आते हैं, सम ऑफ द इश्यूज, जैसे एल्डर्स इन द विलेज आर अगेंस्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड दे आर नॉट अलाउइंग टू एजुकेट गर्ल। रीज़न इज दैट क्योंकि उनको एक तो अर्ली मैरिज करना पड़ेगा, है ना। अर्ली मैरिज करने से क्या होगा, उनको डॉवरी देना पड़ेगा, तो उनको दे विल हैव टू कलेक्ट मनी, है ना। तो दैट इज द वन ऑफ द रीज़न। गर्ल एजुकेशन का को नहीं करवाने के पीछे दूसरा रीज़न ये भी होता है, दे फियर ऑफ द मॉडर्निटी। अगर मॉडर्न हो जाएंगे दे विल आस्क फॉर द एम्प्लॉयमेंट दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटीज़ में, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहेंगे, ज़्यादा एस्पिरेशंस होंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। थर्ड थिंग, मदर के साथ जो हेल्प हो रही थी वो भी नहीं हो पाएगा। फोर्थ थिंग, अगर उनका इतना एजुकेशन हो जाएगा तो कल के दिन पैट्रियार्कल सिस्टम पे भी क्वेश्चन उठाएंगे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनेरियोज, वो नहीं चाहते। मतलब ये सारे के कारण से एक्चुअली गर्ल्स आर नॉट बीइंग अलाउड। ऑल्सो सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर देयर इन द इन्वायरमेंट कि सेफ्टी इज नॉट अवेलेबल पूरे इंडिया में। देयर इज अ चांसेस कि सेफ्टी उतना अच्छा से नहीं है गर्ल्स के लिए, है ना। हमारा जो मॉरल वैल्यूज उस लेवल के इनकलकेटेड नहीं है कि वी कैन, हम लोग किसी ऑटो रिक्शा में गर्ल को देखें या हम लोग रिक्शा चलाते हुए गर्ल को देखें, या मतलब कुछ ऐसे जॉब हैं जो डिफाइंड है। नाइट टाइम में जो जॉब होती हैं दोज आर मेनली डेडिकेटेड टू द मेल्स ओनली। वाई? बिकॉज आइदर वी आर नॉट एक्स्टम्ड इट, और सेकंड अगर एक्स्टम हो भी जाए तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम होगा कि उनके लिए सेफ्टी हम लोग कैसे एश्योर करें। इसके कारण से इतना सारा प्रॉब्लम होता है। और स्कूलिंग ना करने का रीज़न होता है प्रॉपर टॉयलेट सैनिटेशन वाला जो प्रॉब्लम होता है। ये सब चीज़ों के कारण से भी ये गर्ल्स का एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। सो इफ एल्डर्स अगर अगेंस्ट हैं, सो हाउ विल यू चेंज द बिहेवियर ऑफ द एल्डर्स, है ना। दैट इज क्योंकि एल्डर्स में सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका फैमिली उसके अपोज में है, पूरा जितने एल्डर्स हैं उस सोसाइटी में या उस विलेज में, ऑल एवरीबडी इज अपोजिंग।
एंड रीज़न इसका यही हो रहा है, मैंने जो बताया इतने सारे रीजंस हो सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, आइदर फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, अगर डिस्टेंस इज द प्रॉब्लम, कितना दूर जाना पड़ रहा है, तो क्या है आप क्या करो, किसी तरीके से डोर स्टेप पे ले जाओ स्कूल्स को। सेकंड सिनारियोस, अगर टॉयलेट का फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो टॉयलेट का फैसिलिटी ले आओ। थर्ड सिनारियो, व्हाट कुड बी द थर्ड सिनारियो, सेफ्टी, है ना, आप प्रॉपर तरीके से बस या लाने ले जाने का एक अरेंजमेंट, ताकि सेफ्टी के साथ अरेंजमेंट हो सके, दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। Also, fourth thing, you can also improve the quality of the teaching also, है ना, until unless we are not able to connect the teaching which teacher is teaching to the real life problems, अगर उसके साथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो एक थ्योरी के बेस में ही रह जाएगा, वो प्रैक्टिकल पे कभी नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई ये सारे सिनारियोज अगर आप लाते हो अलॉन्ग विद दिस चारों पांचों चीजें, ये सारा सिनारियोज आता है, देन ओनली एल्डर्स विल बी कन्विंस्ड। और एल्डर्स को कन्विंस करने के लिए आपको सोसाइटी में से ही इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है ना, हु कैन अपोज एंड सपोर्ट फ्रॉम ही। देखो क्या होता है, अगर उन्हीं के में से कोई ऐसा राइज होके आता है, या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जो कि उनको बताते हैं कि नो इट इज रॉन्ग, तभी अगर यहां से उनको पुश मिलता है, और एट द सेम टाइम लॉ या इंस्टीट्यूशन से अगर उनको पुश मिलता है जो जिनका बिहेवियर चेंज करना है, तभी वो चेंज होंगे। आई हैव टोल्ड यू 3 काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर। वन इज द सपोर्टर्स, सपोर्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट वॉट एवर द पॉलिसी विच दे आर ब्रिंगिंग फॉर देम, दे ऑलवेज सपोर्ट। सेकेंड आर द रजिस्टर्स, जो हमेशा से रजिस्ट करते हैं किसी ना किसी पॉलिसी को। एंड थर्ड आर द फेंस सिटर्स, है ना, फेंस सिटर्स, दे ऑलवेज ऑन द वेट एंड वॉच सिचुएशन, वो देखते रहते हैं कि किस ओर हवा बहेगी उसी साइड कूदेंगे। सो ये रजिस्टर्स तो हमारे साइड में नहीं है, पर फेंस सिटर्स विल बी इन आवर साइड। अगर जैसे सपोर्टर्स ज्यादा हो जाते हैं या तो फेंस सिटर्स भी हमारे साइड में आ जाएंगे। ओनली द प्रॉब्लम इज द रजिस्टर्स, एंड रजिस्टर्स को अगर आपको आपका बिहेवियर चेंज करना है, सो व्हाट यू कैन डू, रजिस्टर्स का जब भी आपको चेंज करना है तो इंडिविजुअल लेवल पे इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब साइकोलॉजिकल चेंज एंड सोसाइटल चेंज, सोशियोलॉजिकल चेंज एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। ये तीनों चीजें होती हैं तभी वो इंडिविजुअल ऐसा काम करे, इंडिविजुअल में चेंजेस आएंगे, है ना, जब प्रेशर पड़ता है। लाइक ओपन डेफिकेशन के साथ क्या हुआ, है ना, रोल मॉडल्स अमिताभ बच्चन बता रहा है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, दे आर गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है ताकि आप टॉयलेट्स बना सको। एट द सेम टाइम बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो आसपास के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग, एंड बहुत सारे रोल मॉडल्स भी हैं। सो किसी तरीके से आप किसी का सिचुएशन या किसी का बिहेवियर आप चेंज करना चाह रहे हो। इफ मेनी ऑफ द पीपल आर आस्किंग फॉर द सेम थिंग, एंड ऑल्सो सोसाइटल प्रेशर कब पड़ेगा, जब अगर कोई वो ओपन डेफिकेशन के लिए जा रहा है और लोग उसके ऊपर लाफ करना चालू करेंगे कि अरे ये कहाँ जा रहा है, बाहर में जा रहा है करके, तो क्या होगा, एक सोसाइटी का भी प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट सोसाइटल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, then only behavioral change will be there. Nowadays you can see, जब से ये स्वच्छ भारत आया है तब से there is a societal pressure also. Earlier there was the institutional pressure कि आप laws के support में था कि आप ऐसे कहीं भी garbage को फेंक नहीं सकते, that was the law. हर 100 rupees punishment लिखा भी रहता था, पर फिर भी nobody was following. Now there is a pressure from the peer group, from the society also. अगर आप थ्रो करते हो लेस का पैकेट का बस ऐसी थ्रो कर देते हो, तो पहले तो आपके फ्रेंड्स आपको रोक सकते हैं, आपको एक टेंशन रहेगा, है ना कोई आपको रोकेगा, या तो हो सकता है कि कोई राह चलता वाला कोई रोक सकता है, और एल्स पुलिस भी देख सकती है। तो सारे जगह पे अगर टाइट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर विल बी चेंज्ड। सो दिस काइंड ऑफ सिनारियोस ऑल्सो मेनी ऑफ द फैक्टर्स, मतलब कहीं ना कहीं आपको उनके रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी जाना पड़ेगा कि उसमें बिहेवियरल लेवल पे चेंज आए, ताकि अगला जो सीड हो वो ज्यादा अच्छे से जर्मिनेट कर सके। वैसे ही होता है कास्ट एंड कम्युनल प्रेजुडिस जो होता है हमारे फैमिलीज में, हमारे सोसाइटीज में, दोज आर मेनली इनकलकेटेड बाय द फैमिलीज एंड द सोसाइटी इटसेल्फ, एंड ऑलवेज वी ट्राई टू डू दैट आवर कास्ट इज बेटर देन अदर कास्ट, है ना। तो ये एक हमेशा से बेटर बताने की कोशिश होती है, मीन्स ऑलवेज वी ट्राई टू, मतलब हम लोग दूसरे का लाइन को लोअर करने पे ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन अपने कास्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर एवरीबडी वॉस्ट, अगर हर एक कोई पर्सन अपने कास्ट में का ही बेस लेके ट्राई करे कि मेरे कास्ट में कोई भी भिखारी ना हो, अगर वो इस लेवल पर ट्राई करे, और बाकी कास्ट में तो जो भी होना है हो, पर अगर इस लेवल पे अगर काम कर ले तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। बट कास्ट लेवल पे जो प्रेजुडिस हो जाता है, वी ऑलवेज ट्राइज टू पुल द लेग्स ऑफ अदर्स,
है ना। बहुत सारे जगह पे तालाबों में लोग मछली इसलिए बस नहीं रखते हैं क्योंकि दूसरे के तालाब में अगर कभी मछली अच्छे से आती है तो लोग उसमें जहर डाल देते हैं, है ना। तो ये इसी के कारण से बहुत जगह पे लोग मछली नहीं डाल सकते। वैसे एग्रीकल्चर के साथ भी प्रॉब्लम होता है। तो लोग क्या है, दूसरे के लाइन को लोअर करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। दे बिलीव ऑन लोअरिंग डाउन द लाइन्स ऑफ अदर्स रादर देन इंप्रूविंग देमसेल्व्स, है ना। मेनी ऑफ द, तो ये कम्युनल प्रेजुडिस के साथ भी यही होता है। वेन एवर द रिसोर्स इज स्कार्स, रिसोर्स के स्कार्सिटी जब भी होगा, ऑलवेज दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर, बिकॉज देर इज मीन्स डिसबिलीफ ऑन द गवर्नमेंटल सिस्टम कि गवर्नमेंट का जब तक इनके पास इनका नंबर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब तक इनको अनफेयर ट्रीटमेंट होगा या किसी तरीके से रिसोर्स खत्म हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई देयर इज अ वायलेंस, है ना। अगर आप एक क्यू में लगे रहते हो किसी टिकट काउंटर में, एंड इफ यू आर हैविंग बिलीव कि यस टिकट विल बी अवेलेबल टिल द एंड, अगर आपको बिलीव होगा तो यू विल ऑल्सो बी हैविंग द बिलीव ऑन द क्यू में आप हमेशा रहोगे। बट अगर आपको लगता है कि पीछे से कोई आता है और बैक साइड में बात करके चले जाता है, तो आपका उसी समय बिलीव खत्म हो जाएगा एंड होल ऑफ द जो सिस्टम बना है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द राशन एंड ऑल द थिंग्स जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। देयर इज ए एक्सक्लूशन एंड इंक्लूशन एरर एवरीवेयर। दोज who have to be included is not included and those who have to be excluded is not excluded। तो उनको बेनिफिट मिल रहा है जिनको नहीं मिल रहा था, है ना। वही चीज होता है कि अगर आप डीजल में सब्सिडी देते हो या पेट्रोल में सब्सिडी देते हो, तो इवन जो दीपिका पादुकोण है या इवन द पर्सन जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, उनको भी एलपीजी का सब्सिडाइज सिलेंडर मिलता है या उनके कार में भी सब्सिडाइज फ्यूल जाता है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ सर्टेन डिस्क्रिमिनैलिटी ऑल्सो, कि अगर हम लोग सबको सब्सिडी देने लगेंगे तो द पर्पस ऑफ द सब्सिडी इज नॉट फुलफिल्ड। जो नीडी है, जो जिनको एक्सक्लूड होना था वो एक्सक्लूड नहीं हुए हैं, और जिनको इंक्लूड होना था दोज आर नॉट हैविंग आधार कार्ड और राशन कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट बीन इंक्लूडेड। ठीक है ना। इन्वायरमेंटल बेस्ड इश्यूज, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब भी ये ट्राइबल्स इश्यूज आते हैं, तो इन्वायरमेंटल बेस्ड इश्यूज ही आते हैं। ट्राइबल्स के इश्यूज आते हैं या किसी भी एरिया में लोगों का जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं, दैट काइंड ऑफ इश्यूज आर इरप्टेड बिकॉज कहीं ना कहीं इंटेंशन का गवर्नमेंट का प्रॉब्लम रहता है। द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज हैव द कंसर्न दैट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट विल हैव टू रेज द वॉइस। ठीक है ना। they will always think of the benefit of the businessmen and they will not think of the benefit of the us, है ना। यही तो माइनिंग के साथ प्रॉब्लम हुआ एंड यही तो एग्रीकल्चर एरिया के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। राइट्स इश्यूज जो होते हैं, राइट्स इश्यूज क्या होता है, देखो राइट्स इश्यूज, गर्ल्स राइट, ह्यूमंस राइट, चिल्ड्रन राइट, एवरीवेयर देयर इज ए क्लैश ऑन द राइट्स। राइट टू स्पीच को कैसे हम लोग राइट टू डिफेम में ये कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। वही चीज सिनारियोज आएगा मॉब लिंचिंग के साथ। नाउ इट इज क्वाइट पॉपुलर। मॉब लिंचिंग के साथ भी सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों को देखा जाएगा। मॉब लिंचिंग में यू कैन फाइंड दैट सम ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व हु आर कंप्लीटली जेन्युइन एंड जेंटल, है ना। वो कभी जेंटल थे, नोबडी हैज एक्सपेक्टेड कि वो कभी मॉब लिंचिंग में इस तरीके से काम कर सकता है। सो अ पर्सन हु इज हैविंग बिहेवियर ऑन पर्टिकुलर रश या किसी मॉब में जब रहता है, उसका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। एंड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर यू विल हैव टू प्रिडिक्ट इन द टाइम जब आप मॉब लिंचिंग को देखते हो। इसलिए अभी रिसेंटली कुछ साधु का हुआ, कुछ विच हंटर्स जो होते हैं, विच वाले के कारण से बहुत लोगों को डेथ मिल जाती है। तो ये प्रॉब्लम को आपको समझाना है, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, एंड थ्रू द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। आई हैड टोल्ड यू देयर आर 3 लेवल्स, इंडिविजुअल, सोसाइटल एंड इंस्टीट्यूशनल। यू विल हैव टू रिइंफोर्स ऑल द लेवल्स से तभी इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियरल विल बी चेंज्ड, इजंट इट। कुछ केस स्टडीज ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक आपका कोई एम्प्लॉयर है ना। एम्प्लॉयर के पास ऐसा एक एम्प्लॉय है हु इज वेरी मच एफिशिएंट, दैट पर्सन इज वेरी मच एफिशिएंट, बट ही इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल मिसकंडक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उसके में इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। सो आपके लिए दो चीजें हैं, he is also a good performer, there is no doubt about it, है ना। and how to tackle this situation, that kind of dilemma, आपका ethical dilemma जो आपको डील करना होगा। वन साइड में आपको जो टॉलरेट नहीं कर सकते सेक्सुअल हरासमेंट का या किसी भी फीमेल एम्प्लॉयज के साथ अनएथिकल एंड अनडिग्निफाइड कोई भी एटीट्यूड या बिहेवियर आप कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द रीजन। एंड सेकंड, आपके बिजनेस एथिक्स के हिसाब से आप देखा जाए, दैट पर्सन जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ना, यू कैन नॉट कंप्लीट
तुरंत से उसको फायर नहीं कर सकते हैं, है ना। सो देर आर टू सिनारियोज हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। एंड आपका जो कंपनी है ओनली मार्केटिंग बेसिस पे चलता है, मोस्टली मार्केटिंग बेसिस पे चलता है, एंड दैट पर्सन इज एक्सीलेंट इन मार्केटिंग, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, है ना। तो आपको क्या करना होगा? सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। Some of the questions will be related to ethics and laws issues, like where law ends, ethics begins, and as I had told you, क्योंकि law में लोगों का belief क्यों नहीं है? law, क्योंकि law हर एक human behavior को predict नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। दैट्स वाई लॉ सारी चीजों के लिए लॉ नहीं बन सकता, बट लॉ के थीम को समझना पड़ता है, मतलब लॉ के पीछे जो थॉट है उसको समझना पड़ता है, एंड दैट इज द जॉब ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि इस लॉ में इसका मतलब ये भी है, जैसे राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डिग्निटी डिग्निफाइड लाइफ भी है, एंड राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई भी है, वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ राइट टू बी मम, मतलब नॉट स्पीकिंग, इज ऑल्सो पार्ट। तो इसलिए क्या है, ये जो लॉज जो होते हैं, इसको ये एक्चुअल में पेन एंड पेपर में जो लिखे रहते हैं, पर उसके पीछे का थॉट निकालना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट, एंड लॉ कैन नॉट बी फ्रेम्ड फॉर एवरी पर्सन। एंड यहां पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि लॉ को वही लोग ब्रेक करते हैं जिनके माइंड में इनसिक्योरिटी रहता है। इनसिक्योरिटी किस टाइप का इनसिक्योरिटी? आई हैड टोल्ड यू कि उनको लगता है कि उनके राइट्स को कोई ना कोई ये कर लेगा, कोई ना कोई उनके राइट्स को वायलेट करेगा, एंड दे विल नॉट बी गेटिंग देयर राइट्स व्हाट दे डिजर्व। इसी कारण से लोग क्या करते हैं, जब भी उनको इनसिक्योरिटी रहता है, दे ऑलवेज ट्राई टू गिव टू हैव अनएथिकल मीन्स, आइदर मनी पावर के थ्रू, या मॉनेटरी या पैसे के पावर के थ्रू, या मसल्स पावर के थ्रू, मॉनेटरी और मसल्स पावर के थ्रू वो किसी तरीके से अनएथिकल मीन्स को ट्राई करता है ना। अगर इफ एवरीबडी इज नोइंग कि अगर मेरे पढ़ने से ही रिजल्ट आएगा, देर इज नो अदर मीन कि जिसके थ्रू रिजल्ट आ सकता है, देन एवरीबडी विल ट्राई टू सीक फॉर दिस वे ओनली। बट वंस आई एम हैविंग दिस बिलीफ ऑन द सिस्टम, एंड मैं जानता हूं कि जो टॉपर बना उसको कुछ भी नहीं आता है, दैट पर्सन इज नोइंग नथिंग, और उसको 98% या 99% आ गया, तो सिस्टम में डिसबिलीफ होने लगेगा। दैट्स वाई दैट पर्सन ऑल्सो विल ट्राई टू हैव अनएथिकल मीन्स। और जहां पे भी इनसिक्योरिटी रहता है उसके लिए लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनसिक्योरिटी होगा दैट पर्सन विल बी अनएथिकल, एंड वंस दैट इज अनएथिकल वो लॉ को ब्रेक करेगा। तो यू कैन सी व्हेनेवर अगर किसी के राइट्स या अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट पर्सन विल बी हैविंग इनसिक्योरिटी, एंड दैट इनसिक्योरिटी मे बी जनरेटेड फ्रॉम द बिलीफ ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम द बिलीफ ऑफ द कम्युनिटी के सिस्टम से, रिलीजियस सिस्टम से, फैमिली सिस्टम से, एजुकेशनल सिस्टम से, बहुत सारे चीजों से, नेचर वर्सेस नर्चर से इनसिक्योरिटी आ जाता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड से ये इनसिक्योरिटी आता है। इनसिक्योरिटी में ये भी आता है कि a person who has not been given sufficient reason for the punishment, उसके माइंड में ये रहता है कि whether this action is good or not, and all the actions will be rewarded or not. So from the very beginning a person or a kid जो बोलते हैं, अगर उसको उसके गुड बिहेवियर के लिए हमेशा से रिवार्ड मिलते आएगा, that person will be having security in his mind कि my skills and my efforts will always be appraised, and even if government is not appraising, but somewhere in the world definitely people will appraise it। यही चीज उसके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी जैसे ही आता है वो अनएथिकल होता है एंड लॉ ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। Some of the questions will be from ethics and biology. As I had told you, some of the questions will be ethics and law, and ethics and biology. यूथेनेशिया अभी 2 years बैक काफी न्यूज में था, पैसिव यूथेनेशिया, अरुणा शॉनबाग के केस के कारण से इट वाज इन द न्यूज। पैसिव यूथेनेशिया, आई हैड टोल्ड यू, राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड राइट टू डाई, है ना। तो इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग डिग्निफाइड लाइफ, अ पर्सन हु इज ऑन द बेड, और उसको रोज कोई ना कोई जाके अब्यूज करके आता है, बिकॉज ही इज नॉट कमिटिंग, मतलब वो मर नहीं रहा है, डेथ नहीं हो रही है, उसके कारण से रोज के रोज वो गाली खाता है अपने फैमिली मेंबर से, बट ही इज नॉट कैपेबल इनफ कि वो अपना खुद से टॉयलेट जा सके या खुद से वो खाना खा सके। सो ही इज हैविंग, वो उसके में बहुत बर्डन है, बट एट द सेम टाइम ही हैज टू compromise on his ego just because he has to survive, and suicide is also criminal एक्टिविटी। अभी तो खैर उसमें काफी ढील दे दिया गया है, बट सुसाइड नहीं कर सकता वो पर्सन को जिंदा रहना है, पर एट द सेम टाइम सबकी बातें सुन के उसको रहना है। तो दैट डिग्निफाइड लाइफ इज नॉट गुड, इनडिग्निफाइड लाइफ इज नॉट गुड। इससे बेटर होगा कि राइट टू डाई, है ना।
तो इसी के कारण से पैसिव यूथनेशिया या यूथनेशिया जो चीजें आई है। एक्टिव यूथनेशिया भी आता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि पैसिव यूथनेशिया में क्या है, द लाइफ सपोर्ट सिस्टम विच यू वर प्रोवाइडिंग यू हैव रिमूव्ड इट, यू हैव विड्रॉट इट। एंड सेकंड क्या होता है, बहुत सारे फैमिलीज में यही होता है कि अगर पर्सन को लगता है, आपको लगता है कि उसकी डेथ हो ही जाएगी, तो लोग हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाते हैं, है ना। ये दैट इज द काइंड ऑफ द पैसिव यूथनेशिया, है ना। इवन इफ यू आर कैपेबल, बट अगर आपको लगता है देयर इज नो होप, है ना, तो आप लेके नहीं जाते। सेकंड चीज आपको होता है एक्टिव यूथनेशिया, मीन्स आर्टिफिशियली, बिकॉज अब इफ द पर्सन इज इन अ पेन जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, जैसे कोई बर्निंग के केस में आता है, बहुत ज्यादा पेन होता है उसको, है ना, या तो कहीं पे ऐसा ट्यूमर्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण से जो बहुत ज्यादा उसको पेन हो रहा है। सो एक्टिव यूथनेशिया एटलीस्ट वो पेन को वो नहीं सहना चाहता, ही वांट्स टू बी डाइड। सो इन दैट केस एक्टिव यूथनेशिया के लिए वो डिमांड करता है, बट इंडिया में अभी अलाउड नहीं है। इन द सेम केस इज द सरोगेसी ये सारा के साथ देखो एथिकल इश्यूज भी आते हैं, है ना, बिकॉज सरोगेसी या यूथनेशिया में ऑलवेज मेडिकल एथिक्स बोलेगा यू विल हैव टू प्रिजर्व अ पर्सन, है ना, टिल द टाइम यू हैव द कैपेबिलिटी, है ना। तो डॉक्टर्स का लास्ट कैपेबिलिटी तक वो उसको करते रहना है, यू कैन नॉट विड्रॉ द थिंग्स। एट द सेम टाइम यू आर नोइंग कि दैट पर्सन कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है ना, जैसे रोना शॉनबॉग के साथ जो केस हुआ था। सरोगेसी के साथ क्या हो, सरोगेसी के साथ भी यही केस है। सरोगेसी देखो क्या है, दो चीजें होती है सरोगेसी, अगर वॉलंटियर है कि फोर्सफुल है। वॉलंटियरली इंडिया में बहुत सारे लोग सरोगेसी के लिए इसलिए करते हैं बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, जैसे क्या है प्रोस्टिट्यूशन के साथ है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोस्टिट्यूशन इज बिकॉज ऑफ द कंपल्शन, इसलिए इसको अनएथिकल बताया गया। जब भी कोई जॉब या जो बार टेंडर जो बार में डांसर्स होते हैं, है ना, दैट इज बिकॉज देयर पीपल आर नॉट हैविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। नोबडी वांट्स कि उसको कोई प्रोस्टिट्यूट बुलाए, है ना, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको वो सरोगेसी में आर्टिफिशियली जाए, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप को फिजिकल लेवल पे पेन देने के लिए आइदर कंपल्शन होता है, अगर कंपल्शन है तो वो उस चीजों को उसको अवॉइड करवाना है। मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि किसी तरीके से उसको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी उस तरीके से दे जिसमें वो अपने बॉडी के साथ जो करना है उसका राइट उसको मिल सके। देन इसके बाद वो अगर सेक्सुअल रिलेशंस या इंटरकोर्स करना चाहती है देन दैट्स या करना चाहता है, दैट इज फाइन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आउट ऑफ द कंपल्शन। सरोगेसी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। एंड ऑल्सो देयर इज वन ऑफ द सिनारियोस सरोगेसी के साथ कि once she has delivered a baby, nobody is there to take care of her, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो देर इज मल्टीपल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस का प्रॉब्लम आता है, मिल्क आता है ब्रेस्ट में, ये सारी चीजों को कौन रोकेगा, और इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन या प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दिया जाता, एंड सरोगेसी के कारण से भी प्रॉपर पैसे नहीं मिलते। दैट इज द सेम केस ऑन द ह्यूमन ट्रायल ऑल्सो। ह्यूमन ट्रायल में बहुत लोग इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि या तो उनके पास पैसा नहीं है या तो देर इज नो अल्टरनेट मेडिसिन विच इज अवेलेबल। सो अगर जैसे कोरोना के केस में पर्सन इज गोइंग टू डाई, अगर उसको लगता है कि वो मरने ही वाला है, तो उससे अच्छा जो मेडिसिन ट्रायल स्टेज में है वो उसी को ट्रायल करेगा, और कोई ट्रायल नहीं करेगा, हो सकता है वो बच जाए। दैट काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि वो कंपल्शन के कारण से आ रहे हैं। जब भी कंपल्शन के कारण से आता है देर इज एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना है। द सेम थिंग इज विद द जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स प्रोडक्शन अच्छा देते हैं, दैट इज क्वाइट फाइन, है ना, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट फाइन कि जीएम क्रॉप्स। बट लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन इफ इट इज नॉट सीन, एंड लॉन्ग टर्म अगर इंप्लीकेशन होता है तो ये शॉर्ट टर्म रीजन पे भले ये बेनिफिट दे रहा है पर लॉन्ग टर्म पे बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो द सेम काइंड ऑफ दिस इश्यूज आर इन्वॉल्व हियर ऑल्सो। सो दैट्स वाई ये जो कंफ्लिक्ट जो आते हैं इसी से क्वेश्चंस बनते रहेंगे, ठीक है। देन सम ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये हमेशा से रहता है, एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, सोशल वैल्यूज वर्सेस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस, शॉपकीपर इज देयर हु इज नॉट जेन्युइन, एथिकल उस पे नहीं होता, हमेशा से ठगने की काम करता है, that person is not having that kind of social values, but at the same time it is benefiting, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता जा रहा है, वो काफी ज्यादा फ्लरिश करते जा रहा है। द सेम केस विच यू हैव सीन इन द नीरव मोदी केस, और जितना विजय माल्या के केसेस में क्या हुआ था, अल्टीमेटली व्हाट दे वांट कि एथिकल इश्यूज को, एथिकल जो बिजनेस के जो एथिक्स है उसको कंप्रोमाइज करके वो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा बिलीव करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स के बीच में हमेशा से टसल रहेगा, द सेम वे इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट के बीच में जो टसल रहता है। सो मेनी ऑफ द conflicts are there on which societal values
आर बीइंग compromised just because of the economics. Even we are able to compromise our हमारा आइडेंटिटी के साथ भी compromise करते हैं just because of 50 और 100 रुपीज के कारण से. आप देखोगे कि बहुत सारे आप फॉर्म भरते हो, बहुत सारे सर्विस डालते हो जिसमें सारा डिटेल्स आप डालते हो. दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग सर्टेन बेनिफिट्स या 100 रुपीज का वाउचर मिल रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. मतलब कहीं ना कहीं यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और यू आर हैविंग दैट मच वैल्यू ऑफ दैट मनी एंड यू नीड दैट मनी डेस्परेटली कि आपकी आइडेंटिटी इज नथिंग. द सेम वे इज द ऑनेस्टी के साथ हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं जस्ट बिकॉज 100 रुपीज के लिए भी ऑनेस्टी के लिए कंप्रोमाइज कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एथिकली एंड मॉरली करेक्ट ऑल द टाइम. वैल्यू सिस्टम में हम लोगों ने बहुत नीचे रखा हुआ है बिकॉज इट हैज नॉट गिवन अस एडवांटेज. रीजन इसका यही होता है बिकॉज social values which you seek for like honesty and the truthfulness, these are not visible to you. It is having means it is not having tangibility. that जो चीज आपको दिखती है वही चीज पे आप ज्यादा फोकस करते हैं. द पर्सन हु इज हैविंग कार यू कैन फोकस ऑन दैट ही इज द पर्सन इज हैविंग कार विद दिस मीन्स. मतलब 2 नंबर का पैसा कमा के उसके पास कार है तो विजिबल है, सारे लोग प्रेस्टीज भी, अरे वाह इतना अच्छे कार में जाता है. बट द पर्सन हु इज वेरी मच पुअर बट ही इज वेरी मच डिग्निफाइड पर्सन एंड कैरेक्टर उसका बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा है, मॉरली ही इज क्वाइट गुड एंड ही कीप्स ऑन क्लीनिंग द ये जो नाला होता है उसको साफ कर रहा है, ड्रेनेज को क्लीन कर रहा है. बट दैट पर्सन इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रेस्टीज. द पर्सन जो इकोनॉमिक्स के जिसके पास है, जिसके पास कार है, पैसे हैं, उनका ज्यादा प्रेस्टीज हो जाता है. एंड दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज सोसाइटी इज गिविंग अप्रेज या सोसाइटी इज गिविंग रिवॉर्ड to that person who is having better इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिनका ज्यादा अच्छा है तो ये उनको ज्यादा बेनिफिट देता है. ये एक प्रॉब्लम है बट इट्स नॉट ऑल द टाइम. conflict between ethics and economics wins evaluate. whenever there is a conflict between economics and economics is that वो विन करता है. ये क्वेश्चन आया था. सो वेदर इट इज द ट्रू, क्या हमेशा से इकोनॉमिक्स जीतता है? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिक्स विन करता है. देखोगे कि टाटा और अंबानी के बीच में अगर देखा जाए एथिकली, हमेशा से टाटा ज्यादा एथिकली करेक्ट होते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो रिचेस्ट पर्सन में कौन है? दैट इज अंबानी. सो इन द सेम वे व्हेनेवर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि द पर्सन हु इज हैविंग मोस्ट जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अगर किसी के पास बहुत अच्छा होता है बट ही इज नॉट एबल टू मार्केट, दैट पर्सन इज नॉट गिविंग जेन्युइन दैट काइंड ऑफ जेन्युइन अटेंशन. बट एट द सेम टाइम अगर वही चीज को अगर प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग के थ्रू दिखाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से आगे फ्लरिश करता है. तो द टैलेंट के साथ आपको मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है और मार्केटिंग के लिए आपको इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स वाई फॉर दिस इकोनॉमिक्स बहुत सारे समय में कंपटीशन में इकोनॉमिक्स में मार्केटिंग जीतता है. मार्केटिंग तो इस लेवल पे काम करता है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू डिमांड एंड नीड क्रिएट किया भी जाता है. सो दैट्स वाई अ पर्सन हु इज ऑलवेज एथिकल मीन्स पे काम करता है वो हमेशा से फिक्स प्राइस सकता है. तो अनटिल अनलेस यू आर नॉट, अगर वो 1 रुपीज कम नहीं कर रहा है आपकी बार्गेनिंग में, टिल दैट टाइम you are not going to purchase from him. But he is having a fixed price on which he is having certain commission, उसमें कुछ अपना प्रॉफिट रखेगा और उसके बाद बेच रहा है. बट यू वांट कि आप किसी तरीके से कम करें और अगर कोई कम नहीं करता तो आप उसके पास नहीं लेते हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि दैट इज इकोनॉमिक्स विच विन्स बिकॉज इट हैज द टेंजिबल एलिमेंट. बट यस, not all the time ethics wins, not all the times economics wins because longer term में किसी शॉपकीपर हमेशा से अगर ठगता रहेगा, later on everybody will be knowing कि that person is not genuine and that shop is not good. Always we are exploited somewhere कि कहीं ना कहीं वो गलत चीजें देता है and later on what will happen, you will stop trusting that person and now ethics will win. That's why sound ethics will always lead to good economics. Yes, later on in the longer term, sound ethics will always lead to good economics, though it will be slow, but it will be sure. ठीक है ना? That's why sometimes one of the question can be asked from this area also कि profitless business is more sustainable than profiteering. देखो ये वैसे exaggeration है. You don't have to be agreeing with the question which has been provided to you in the question paper. आपको हर टाइम पे agree नहीं होना है. You can challenge the question also. That is the real benefit. And you can see both of the show the both of the scenarios if it has been asked you to evaluate. अगर evaluate करने बोला गया है तो आप हमेशा से ऐसा कर सकते हो कि दोनों एंगल को दिखाएं और हमेशा से कंट्राडिक्ट भी कर सकते हो कि इट इज नॉट लाइक कि ऑल द टाइम एथिक्स विल विन, इकोनॉमिक्स विल विन, ऐसा आप बोल सकते हो. तो प्रॉफिटलेस बिजनेस कोई नहीं करना चाहता. बट यस, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अपना कुछ प्रॉफिट को अगर शेयर करते हो सो आपका प्रॉफिट काफी कम हो रहा है बट दैट प्रॉफिट इज मोर सस्टेनेबल बिकॉज लॉन्ग टर्म पे आपका एक प्रेस्टीज बनता है, एक इमेज बनता है एंड दैट इमेज इज गिविंग यू बेनिफिट इन फ्यूचर.
ठीक है ना। सो दैट्स वाई कि अगर कोई अच्छा टीचर है ना, भले वो बहुत खराब मार्केटिंग कर रहा है, देन ऑल्सो क्वालिटी धीरे से लोगों के पब्लिक जो माउथ पब्लिसिटी होता है उसके थ्रू लोग जानेंगे, एंड दैट पर्सन विल अगेन इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, उसको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। एट द सेम टाइम ही इज ऑन द एथिक्स, तो प्रेस्टीज के हिसाब से बोला जाए तो टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल दोनों बेनिफिट उसको होने वाला है। ठीक है। एथिक्स एंड रिलीजन का क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि इंडिया में या वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड यही एक प्रॉब्लम हो रहा है कि रिलीजन एंड एथिक्स में हम लोग कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे, या दोनों को एक डायरेक्शन में नहीं दिखा पा रहे हैं। ऑलवेज देर इज ए कंफ्लिक्ट, और ये दोनों में हमेशा कंट्रडिक्शन होता है, जिसके कारण से आपको डिसोनेंस रहता है कि रिलीजन अलग डायरेक्शन में बता रहा है या एथिक्स अलग डायरेक्शन में बता रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन, है ना। राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन, इफ इट इज टोल्ड ऑन द कंटेक्स्ट, देखो यहां पे क्या है कि ऑलवेज फोकस ऑन द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। बहुत सारे रिलीजन में कोई चीजें इस तरीके से लिखी गई थी जो उस कंटेक्स्ट में सुटेबल था। नाउ यू विल हैव टू सी वेदर दैट कंटेक्स्ट इज सुटेबल टू अस। तो आप सिंपली यू आर वॉचिंग द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ रहे हो और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। सो ये आप कभी भी कंटेक्स्ट या कभी भी बैकग्राउंड पे नहीं जाते, व्हाई द पर्सन इज स्पीकिंग लाइक दैट, व्हाई ही इज एंग्री, व्हाई शी इज एंग्री, है ना, व्हाई ही और शी हैज यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज, क्या मैंने उसके साथ कभी रॉन्ग किया है। ओनली थिंग विच यू फॉर यू इट मैटर्स इज कि द वर्ड्स विच हैज बीन यूज्ड बाय हिम और हर, बट वी आर नॉट सीइंग कि उसके पीछे कितना, किस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन या किस लेवल पे आपने मेंटल स्ट्रेस उसको दिया था। द सेम वे द कंटेक्स्ट को हम लोग हमेशा से फॉरवर्ड कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज टेक्स्ट इज रिटन देयर विच इज विजिबल एलिमेंट। तो जितने भी जो हमारे होली बुक्स होते हैं, टेक्स्ट इज मेंशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट कि किस कंटेक्स्ट में दैट टेक्स्ट हैज बीन रिटन। एंड वंस आप कंटेक्स्ट समझ जाओगे तो उसको अभी के कंटेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करके या प्रॉपर तरीके से उसका इंटेंशन समझ के उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करके अगर आप करना चालू करोगे, सो एवरी रिलीजन विल गिव यू बेनिफिट, एंड एथिक्स एंड रिलीजन दोनों सेम सिनारियोज में काम करने लगेगा। लाइक इफ आई विल से कि एवरी डे 2 hours ऑफ द टाइम यू विल हैव टू डिवोट टू द गॉड, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। रीजन क्या है कि डेली के लाइफ में यू हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ जॉब्स, यू आर फोकसिंग ऑन वर्क, ऑनेस्टली आप वर्क कर रहे हो, सो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि आप 2 hours ऑफ द पूजा पे ध्यान दो। सो दैट इज 5 minutes इज सफिशियंट। दैट टाइम, उस समय इतना टाइम था इसलिए लोग इतना करते थे, बट दैट इज नॉट सफिशियंट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। ठीक है ना। एथिक्स एंड एनवायरमेंट के साथ मैंने बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। सो एथिक्स tells you how to adjust with the changing environment. Environment is dynamic. ठीक है ना, is dynamic. So laws are not frequently changing. Laws इतना तेजी से चेंज नहीं होते। इवन इसके जो प्रीचर्स होते हैं जो कि चेंजेस के लिए, या विसल ब्लोअर्स होते हैं, या सिविल सोसाइटी होती है, वो इतना जल्दी किसी इश्यूज को पिकअप नहीं करते हैं। टिल दैट टाइम, जो ये बफर टाइम मिलता है, टिल दैट बफर टाइम व्हाट डज इट, क्या चीज है जो वर्क करते रहता है सोसाइटी को का फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए, इट इज दिस एथिक्स ओनली। लाइक अभी जो कोरोना का सिचुएशन में यू कैन सी दैट many of the disaster related things are not very clearly framed for this kind of pandemics, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में हुआ था। नॉट अ क्लियर गाइडलाइन इज प्रेजेंट। अभी हम लोग ट्रायल एंड एरर से सीख रहे हैं, दूसरे कंट्रीज के थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे सीख रहे हैं, एंड सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द स्पेनिश फ्लू इज आल्सो देयर, बट स्टिल वी आर वेरी मच मिस क्लूलेस कि विदाउट वैक्सीनेशन हाउ टू सर्वाइव विद दिस कोरोना। So that's why ethics tells you कि at least once you are suffered, अगर आपको किसी तरीके से कोविड हो जाता है, by the way, how to deal with the situation, and in that case आप it is your responsibility कि आपके थ्रू किसी और के पास ना जाए। सो यहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं होती तो एटलीस्ट यू विल हैव टू मैनेज एट योरसेल्फ, एंड इवन इफ यू आर, आपको थोड़ा बहुत भी फीवर है, यू विल हैव टू मैनेज एट होम इटसेल्फ, और किसी तरीके से आपको फैमिली से भी आइसोलेट होना है, एंड आइसोलेट होने के लिए कोई देख नहीं रहा है आपको, बट इफ यू आर स्पिटिंग सराउंडिंग इधर उधर, और अगर आप स्नीजिंग कर रहे हैं एंड मास्क नहीं पहन रहे, देन दिस काइंड ऑफ द बिहेवियर tells you कि you are unethical on your responsibility, your behavior, because society का responsibility या society को save करने की responsibility it's on your shoulder also,
and that's why ethics tells you about how to adjust with the society, changing society. ठीक है ना? And we are having two kinds of approach. One is the top to down approach and bottom to up approach. Many of the जो एग्जाम्पल्स विच वी विल फाइंड लाइक हम लोग बोलते हैं भिलवाड़ा मॉडल, जो राजस्थान का मॉडल. सो सम ऑफ द मॉडल्स विच वी विल फाइंड दैट इट इज वेरी मच हेल्पफुल, एंड इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ द कोरोना. तो सम ऑफ द सोल्यूशन विल कम फ्रॉम द बॉटम, और कुछ सोल्यूशन आएंगे जो टॉप टू बॉटम आएंगे, है ना, जिसमें गवर्नमेंट पहले से एक गाइडलाइन देगी. लाइक जो लॉकडाउन होता है वो एक गाइडलाइन निकलेगी. अगर गाइडलाइन नहीं होती तो हो सकता है खुद से लोग खुद से लॉकडाउन हो जाते हैं, है ना. वी आर नॉट कमिंग टू द ऑफिस और वी आर नॉट गोइंग अननेसेसरी आउटसाइड. रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग को डाउट है कि बाहर में कुछ प्रॉब्लम मत हो जाए, ठीक है ना. सो देर इज ए टॉप टू डाउन अप्रोच ऑल्सो, एंड टॉप टू डाउन अप्रोच में ऊपर में जो आता है दैट इज इंस्टीट्यूशन, है ना. इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है. आपका ये जो हेडक्वार्टर होते हैं, ये इसके जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे सेबी होता है, ट्राई होता है, दिस आर द रेगुलेटर्स जहाँ से गाइडलाइंस आती हैं कि हाउ टू बिहेव. एंड टेलीकॉम के लिए कैसे होना चाहिए, कोल सेक्टर के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन डीजीएससी का निकलता है, डीजीसीए का सिविल एविएशन का निकलता है. तो दैट काइंड ऑफ अप्रोच में जहाँ पे इंस्टीट्यूशन के थ्रू फील्ड पे आता है, जैसे आईसीएआर का, ना, आईसीएआर में बहुत सारे रिसर्च होते हैं और उसका जो रिसर्च है या रिपोर्ट है वो आता है नीचे साइड. सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज टॉप टू बॉटम अप्रोच, एंड अनदर अप्रोच इज बॉटम टू अप अप्रोच. इन दैट सिनारियोस कि लोकल हम लोग ट्राइब्स से, हो सकता है कि लोकल ट्राइब्स से या किसी भी ऐसे एरिया से जहाँ पे कुछ अच्छा सोल्यूशन या कुछ अच्छा कुछ इसका मेडिसिन निकल के आता है, या आयुर्वेदा में कुछ बेनिफिट निकल सकता है, सिद्धा में आ सकता है. दैट काइंड ऑफ अप्रोच इफ इट इज वेरी मच पॉपुलर देयर and it has shown its results, then we can implement in whole of the state and whole of the world, whole of the India. So that is the scenario. Or here the intervention will start from individual, है ना. यहाँ पे जो start होता है किसी भी चीज का एग्जाम्पल वो इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना. So that is the thing. Some of the questions is like, what is religious is may not be moral, and what is moral may not be religious. Explain the relationship between the religion and morality. So you have not yet understood the definition of the morality. तो morality का समझ लो कि एक personal level का guideline है, means which you believe कि it should be good and should be the ideal way of process or ideal way of action. So some of the things which nobody has told you कि ये good है कि bad है, but you have believed that this mode of action and this way of action is correct. And once you are deviating from that mode of action, you are having a feeling of guilt, है ना. So that kind of situation is there. Sometimes abortion जब होता है ना, abortion, तो अबॉर्शन का दो टाइप का सिनारियो है. समवेयर अबॉर्शन इज नॉट अलाउड इन रिलीजन, है ना. रिलीजन में अबॉर्शन कई जगह पे अलाउड नहीं होता. आप देखोगे कि इस्लामिस्ट में और क्रिश्चियनिटी में अबॉर्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिट किया जाता है, क्रिश्चियनिटी के एक सेक्ट में. सो अबॉर्शन ये मना होता है, बट किसी कंडीशन में, सपोज अ वीमेन, है ना, उसके लाइफ को काफ़ी थ्रेटन हो सकता है ना. इस कंडीशन में मेडिकल एडवाइस ये है कि शी शुडंट बियर अ बेबी, और उसको कंसीव नहीं करना चाहिए या आगे कैरी नहीं करना चाहिए. इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड बी द ऑप्शन, वेदर शी हैज टू उसको अबॉर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सेकंड थिंग कि ऑलरेडी सपोज 2 बेबीज आर देयर और थर्ड बेबी बाई चांस आ गया. इन दैट सिनारियो वेदर for the beneficial of the whole of the world and whole of the India and whole of the society, larger the population, it is very difficult to for the, and the resource पे बहुत ज़्यादा pressure पड़ जाता है if larger the population. So in that scenario already you are satisfied with the 2 kids, है ना. 2 kids के साथ आप already satisfied हो, but one more kid is accidentally happen. अब in that case whether you should go for the abortion or not. In that case religion says no, you should not go for the abortion, you will have to deliver the baby, but your economic condition is not good, you are very much poor, and also there is a restriction of the government. if अगर आपको आप थर्ड बेबी लेते हो तो many of the government employees, government vacancies will not be open to you. That kind of situation is there, and once अगर ये बेबी आता है तो it is also difficult for their survival. मीन्स जो एग्जिस्टिंग है उनको हंगर का प्रॉब्लम हो सकता है, और
मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इन दैट सिनेरियो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? सो दैट्स वाई यहाँ पे एथिकल इश्यू आ सकता है। सो व्हाट इज द, तो मॉरली आपको लगता है कि यू शुड बी अबॉर्ट, है ना, बट इन दैट केस रिलीजन आपको अलाउ नहीं करता। सो दैट इज व्हाट इज मॉरल मे नॉट बी रिलीजन, एंड व्हाट इज, एंड वैसे एनिमल सेक्रीफाइस होता है, आपको मॉरली करेक्ट नहीं लगता, बट रिलीजन में इसको अलाउ किया गया है। सम ऑफ द रिलीजन्स में कुछ पोर्शन में अलाउ किया गया। सो दैट्स वाई सम ऑफ द थिंग्स आर जो कि रिलीजियस है वो नॉट नेसेसरली मॉरल है। और कुछ भी ऐसा होता है, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज मॉरल मे नॉट बी रिलीजियस। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे मॉरल्स जो हैं अभी भी रिलीजन में नहीं आए हैं। कैन यू टेल मी व्हाट आर द एग्जांपल्स? ठीक है, आप लोग बताइएगा मुझे। Some of the direct questions will be there, that will be jackpot questions for you, because you will have to prepare 100 words for each of the words like empathy, sympathy, probity, this kind of integrity, honesty. इसके लिए आपके पास 100 words पहले से रेडी रहना चाहिए, मीन्स यू शुड बी हैविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग्स। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे कोशिश करो कि कैसे आंसर को इंप्रूव करें एज कंपेयर टू अदर पर्सन, है ना। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एम्पैथी, हाउ इट इज रिलेटेड टू एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपैशन, दैट इज द मोस्ट, इस टाइप के कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं सिंपली वर्ड से रिलेटेड। सो दोज आर द थिंग्स, इफ यू नो आंसर करो, नहीं आता है तो गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट कॉल्स फॉर द रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, है ना। सो हियर सम ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी दैट व्हेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इन्वेस्ट देयर एफर्ट्स इन सोशल कैपिटल द आउटकम इज गुड गवर्नेंस। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अपना एफर्ट गुड गवर्नेंस में मीन्स अपना फोकस, अपना एफर्ट सोशल कैपिटल पे डालते हैं तो आउटकम इज गुड गवर्नेंस। सपोज यू आर ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर ए डीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यू हैव रिसेंटली अपॉइंटेड, आप अपॉइंट हुए थे, आप क्या है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे थे, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड एक्सेलेंटली, यू आर वर्किंग एंड यू आर वर्किंग हार्ड ऑन द फील्ड, यू आर ट्राइंग टू रीच टू एवरी इंडिविजुअल, और किसी तरीके से सारे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के विद ऑनेस्टी एंड विद अकाउंटेबिलिटी यू आर ट्राइंग टू हैव, एंड you are also trying कि corruptions का कोई scope ना हो, transparency also you are trying, and in that case really 4 to 5 years was awesome for you, everything was working good, but अब क्या हुआ है, suddenly एक चीज आया आपके पास situation में, and also you have shown that religious tolerance for all kinds of religion community, you have shown the tolerance, ठीक है ना, you have presented good examples also, है ना। सो यू हैव impeccable integrity with your department, and your impression on the government, on the minds of the people is also quite good. अब इस सिचुएशन में सपोज आपके पास ये आता है, एक केस आता है कि एक दुर्गा पूजा का रैली आने वाला है, इट विल बी गोइंग थ्रू दिस रूट, दुर्गा पूजा का रैली होगा जिसमें प्रोसेशन होगा, और दुर्गा का जो आइडल है यहाँ से विसर्जन होने वाला है इस रूट से। द वेरी नेक्स्ट डे मुहर्रम भी आने वाला है, जिसका जुलूस निकलने वाला है, उसके नेक्स्ट डे आने वाला है। तो फर्स्ट डे क्या है, दुर्गा का प्रोसेशन होता था, तो आपने क्या किया, यू हैव अलाउड इट, ठीक है, आपने अलाउ कर दिया, बट क्या हुआ, सिनारियो ऐसा हुआ कि बहुत लोग ड्रॉन हो गए, डूब गए, ठीक है ना, उसके कारण से सिचुएशन काफी अनरेस्ट का सिचुएशन हो गया। अब क्या हुआ कि मुहर्रम का जो जुलूस निकलने वाला था उसी के आसपास के रूट से यू हैव नॉट अलाउड इट। तो इन दैट सिनेरियो मुस्लिम्स को लगेगा, हो सकता है कि उनको लगे कि आप एक ही रिलीजन को आप सपोर्ट दे रहे हो, जो दैट इज मेजॉरिटी, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो, बट इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन, यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रेस्टीज, यू हैव जनरेटेड दैट काइंड ऑफ सोशल कैपिटल, the trust and blind faith on the minds of the people, then अगर आप इनको किसी circumstances के लिए मना भी कर रहे हो तो they will think twice कि yes there is a chances कि आप तो अभी कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं सेट किए हो कि आप एक के लिए टॉलरेंट हो दूसरे के लिए ना हो, so that's why there is a chances कि रियली में वहाँ पे अनरेस्ट होगा, and there is a definitely problem कि हम लोग को उनको we should abide by his decisions। इन द सेम केस कोरोना के केस में हो सकता है ना, सपोज किसी मस्जिद एरिया पे अगर काफी ज्यादा कोरोना का केस फैल गया है सपोज, सो इन दैट केस गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड अलाउइंग कि वहां पे किसी को आना नहीं है ना। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, और एट द सेम टाइम मंदिर पे अभी कोई टाइप का किसी टाइप का रोक नहीं लगा हुआ है। तो सेम केस अगर आपके पास उस टाइप का इंटीग्रिटी है और इस टाइप का आपका इंप्रेशन है, सो एवरीबडी विल फॉलो योर डिसीजंस, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर आपने यहाँ पे भी ऐसा डिसीजन लिया है तो
even the majority will also follow the restriction which you have imposed. So in that case, इसलिए देखो कुछ लोग तो dissatisfied रहेंगे, but most of the लोग आपसे satisfied रहेंगे. So that kind of the अगर आप ऐसा impression या ऐसा काम करते हो तो आपका governance automatically good हो जाता है ना. You have worked on the trust, and most of the problem in the implementation of the any kind of policy is the trust deficit with the government. हमेशा से अगर आपका मोटिव दूसरा लगने लगे, so always people will be having a certain mindset कि आप किसी और के बेनिफिट के लिए कर रहे हो. जैसे कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती है तो हमेशा से एक माइंडसेट रहता है कि आप बिजनेस पर्संस के ग्रोथ के लिए ये काम कर रहे हो, है ना. एनी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी आता है तो हमेशा से आपका एक सेकंड थॉट ये आता है. वैसे अगर आपने डिमोनेटाइजेशन किया, सो हमेशा से अगर एक सेकंड थॉट आ जाएगा कि अगर आप हमेशा से किसी के लिए अगर आपने एक पर्टिकुलर सेक्शंस को हमेशा से बेनिफिट दिया है तो आपके लिए हमेशा से डाउट आएगा. सो इफ यू हैव गुड इंप्रेशन, एवरीबडी विल एक्सेप्ट द डिमोनेटाइजेशन ड्राइव विच यू हैव स्टार्टेड. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना. सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू वांट टू हैव you want to be a good leader, so initial level पे 5 to 6 years आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा. It might happen कि many of the people आपको बहुत अपोज करेंगे, आपको ऐसे ऐसे एक्यूज करेंगे, you will be trolled, है ना, जो बोलते हैं. आप देखोगे यू कैन इन एक्टर्स के साथ जो होता है कि जैसे अमिताभ बच्चन एडमिट हुए तो एक ने बोला कि ओ मैं सोचा था कि आप तो मर जाएंगे करके, बट आप कैसे बच गए करके. सो दैट काइंड ऑफ ऑल्सो सिचुएशन इज देयर. मीन्स आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे और एवरी kind of people will be demotivating you, hurting you, but it's your motive should be very much clear that these are the people who doesn't matter to you, because bahujan hitaya bahujan sukhaya, means it should be the means beneficence का रोल आपको ये करना पड़ेगा. जो ज्यादा लोगों के बेनिफिट के लिए है, दैट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. इवन इफ कुछ लोग जो है उनके बेनिफिट के लिए भी हो, बट वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपको रजिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है स्टोन पेल्टिंग करें, बट द थिंग इज दैट्स व्हाई यू हैव बीन गिवन दिस जॉब, एंड ये सैलरी आपको इसीलिए मिलता है सो दैट यू कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, इजंट इट. ठीक है ना. तो ये हुआ. सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द थिंकर्स, है ना, और थिंकर्स का कुछ कोटेशन दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड कि उसको एक्सप्लेन करो. सो आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू डायमेंशन एट द टाइम ऑफ दे हैव सेड द कंटेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ दे हैव सेड किस कंटेक्स्ट में बोला गया था. सेकंड, इसका प्रेजेंट सिनेरियो में इंप्लीमेंटेशन कैसे है. सो फेमस कोट्स में बहुत सारे, जैसे रिलेटिविटी अप्लाइज टू फिजिक्स नॉट इन एथिक्स, ये आइंस्टाइन ने बोला था. एंड आइंस्टाइन ने ये बोला था कि फिजिक्स में रिलेटिविलिटी भले हो सकता है बट एथिक्स में नहीं होता है. मतलब एथिक्स में एब्सोल्यूट होता है हमेशा से, आइंस्टाइन ने बोला था. सो वेदर ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड व्हेन ही वॉज टेलिंग दिस, और इसने कुछ सोच के बोला था, और यह कुछ एग्जेजरेशन है. देयर कुड बी सर्टेन एग्जेजरेशन. सो सम टाइप, इस टाइप के अगर कोटेशन आते हैं तो फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो, जब जिस समय पे ये थे उस समय एथिक्स को रियल में बहुत ज़्यादा इनर व्यू की रिक्वायरमेंट थी. दैट टाइम लॉज वेयर नॉट उतना ज़्यादा एनफोर्समेंट का एजेंसीज उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे. इन दैट सिनेरियो एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा. दैट्स वाई उन्होंने बोला होगा आइंस्टाइन ने. और देयर इज ए चांसेस कि फिजिक्स में तो कॉज एंड इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट क्या एथिक्स में है. ही माइट हैव सेड दैट भले अभी जो कॉज हो रहा है या जो भी अनएथिकल चीज हो रहा है, मीन्स हो रहा है, उसका इफेक्ट डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, है ना. इफ समबडी इज नॉट ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस, इन दैट केस वो उसके ऊपर बैकफायर करेगा, दैट कर्मा काइंड ऑफ थिंग्स, है ना. सो ही वॉज सेइंग कि रिलेटिविटी एथिक्स में नहीं होता, मीन्स देयर इज नो सिचुएशन ऑन विच वी कैन वर्क अनएथिकली. means all the time you'll have to work ethically regardless of what kind of situation it is. just depend करता है कि ethically जब दो डायमेंशन दो दिया जाता है, दोनों ही करेक्ट होते हैं, तब आपको एक को चूज करना पड़ता है. बट डजंट मीन कि एथिक्स नहीं रह जाता. मीन्स किसी भी टाइम पे आपको अनएथिकल मीन्स पे फॉलो करना पड़ता है. ओनली द टाइम्स जब उससे बड़ा कोई एथिक्स हो जाता है जिसमें लार्जर इंटरेस्ट का काम होता है, इन दैट सिनारियो ओनली वी विल बी लिविंग अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ द एथिक्स. ठीक है ना. सो इसलिए क्या होता है, कई बार हम लोग एथिकल प्रिंसिपल्स को या मॉरल प्रिंसिपल्स को अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं. सो मॉरलिटी इज द एटीट्यूड वी होल्ड टू दोज वी पर्सनली डिसलाइक. व्हाट हैपेंस, जैसे हम लोग किसी के साथ
मीन्स हम लोगों को जेलस फील होता है किसी पर्सन से। जैसे कोई सक्सेसफुल होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोग जो उनके सेम साथ में थे वो काफ़ी जेलस फील करते हैं। इन दैट सिनारियो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल थिंग्स, है ना। आइदर वो पर्सन बोलेगा कि आई डोंट लाइक दैट पर्सन बिकॉज वो कहीं ना कहीं से अनएथिकल मीन्स से वो पैसा कमा रहा है ना। आपको पता है कि वो ऑनेस्ट तरीके से कराया था, ओनली वो सारा मेहनत से किया है, मीन्स विथ हिज हार्ड वर्क ही हैज डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑन हिज लाइफ, और इसी के कारण से वो इतना लग्जरी से एंजॉय कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इस मीन्स ऑल द गुड थिंग्स विच आर देयर। बट यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि वो बिकॉज ऑफ इतना रिच होने के बाद भी वो गरीबों में दान नहीं करता, है ना। सारे मॉरल प्रिंसिपल्स यू आर अप्लाइंग, लाइक आप जब एक्टर्स के साथ लगाते हो कि शाहरुख खान या जितने भी एक्टर्स हैं इस कोविड सिचुएशन में दान नहीं दे रहे हैं, है ना, किसी तरीके का डोनेशन नहीं दे रहे हैं। इट माइट हैपन कि बहुत सारे डोनर्स होंगे जो कि डोनेट कर रहे होंगे, बट दे डोंट वांट कि दे शुड डिस्क्लोज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये हो सकता है हर किसी का डोनेशन का तरीका अलग है। कुछ लोग 100 लोगों को थाली में खाना खिलाते हैं, कुछ लोगों को केयर करके उसको इंस्टीट्यूशन पे काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू उनको पीएम केयर फंड में पैसा डाल के काम करते हैं। सो मॉरलिटी का पर्पस या किसी भी एटीट्यूड को जो होल्ड करते हैं हम लोग, उस एटीट्यूड को हम लोग अलग अलग बिहेवियर से शो करते हैं, है ना। आपको किसी पुअर के लिए कंसर्न है तो यू कैन डू वन थिंग कि आप कोचिंग पढ़ाओ उनको फ्री में, ट्यूशन पढ़ाओ। देयर कुड बी अनदर थिंग कि आप उनको खाना दो। देयर कुड बी अनदर थिंग कि आप फ्री में एजुकेशनल सिस्टम क्रिएट करो। देयर कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी कि आप यू आर हैविंग एन इलेक्शन, आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हो और जब आप एक प्लेटफॉर्म जाना चाहते हो सो दैट यू कैन गेट अ फंड एंड यू कैन प्रिपेयर द रोड एंड फ्रॉम दैट रोड वहां दैट विल लीड टू द schools, है ना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनारियो। So that's why what happens most of the time we take morality as a बोलना चाहिए कि as a ढाल, है ना, कि हम लोग किसी अपना ईगो को डिफेंस करने के लिए हम लोग मॉरलिटी को सामने ले आते हैं कि दैट पर्सन इज मॉरली नॉट करेक्ट। और इवन हमारे लिए भी कि अगर हम लोग किसी चीज को नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे हम लोग रीजंस देते हैं और हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग आईएएस को बनना है या यूपीएससी का एग्जाम हम लोग को क्रैक करना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट कुड बी द पर्सनल डिजायर कि आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, इसमें काफी ज्यादा पावर है, अच्छा खासा गाड़ी खरीद सकते हो, सैलरीज अच्छा हो, दैट कुड बी वन ऑफ द डिजायर। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू आर सेइंग, आई वांट टू डू सर्टेन गुड थिंग्स फॉर सोसाइटी। दैट इज आप क्या मॉरलिटी इज द एटीट्यूड विच वी होल्ड, वी पर्सनली डिसलाइक। मीन्स क्या हो रहा है कि आप अपना कन्वीनियंस के लिए मॉरलिटी को यूज कर रहे हो, इजंट इट। सो मॉरलिटी वी यूज फॉर अवर कन्वीनियंस कि कहाँ पे मॉरलिटी को यूज करना है। सो दैट्स वाई नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम यू विल हैव टू अग्री विद द सिचुएशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनारियो कि ऐसा नहीं कि हर टाइम पे हम लोग मॉरलिटी का ऐसा एटीट्यूड होल्ड करते हैं, बट समटाइम्स मेनी ऑफ द पीपल होल्ड दिस काइंड ऑफ मॉरलिटी एज एटीट्यूड फॉर देयर डिफेंस और समटाइम्स इट ऑल्सो फॉर देयर अटैक टू द अदर पर्सन जो कि सक्सेसफुल है लाइफ में। या तो सक्सेसफुल आप सक्सेसफुल नहीं हो उसके को आपको ये करने के लिए आप अपने आपको जस्टिफाई करने के लिए आप ये करते हो। जैसे क्या हुआ एथिक्स में एब्सोल्यूटिज्म और कन्वीनियंस के बीच में हमेशा से ट्रेड ऑफ चलता रहता है, मीन्स वेदर इट इज द मैटर ऑफ कन्वीनियंस एंड इट इज द एब्सोल्यूटिज्म। सो we cannot say it is completely absolute, but at the same time we cannot say it is completely relative in nature or it is completely static, it is completely dynamic in nature, but normally ethics is relatively permanent, है ना। हम लोग इस पे डील करेंगे। ये ऐसा है कि नॉर्मली इसमें चेंजेस नहीं होता, बट यस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस एथिक्स का जो एथिक्स में जो प्रिंसिपल्स हैं दैट विल कीप ऑन गाइडिंग यू द थिंग्स एंड द मोड ऑफ द वे, द मोड ऑफ द एक्शन विच हैज टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन। ये आपको एथिक्स हमेशा से बताते आएगा। दैट्स वाई एथिक्स हर एक टाइम पे आपको राइट एंड रॉन्ग का एक डिसीजन देता है रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म रिलेटिवली है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको रिलेटिवली परमानेंट रादर देन कन्वीनियंस। कन्वीनियंस तो कभी किसी भी सिचुएशन में होता नहीं है, बट लाइक सम ऑफ द सिचुएशन इन आप महाभारत में देखोगे कि युधिष्ठिर के पास सिचुएशन आया था कि द्रोणाचार्य जो महाभारत में इतना फाइट कर रहे हैं और अगर द्रोणाचार्य रहेंगे तो किसी की डेथ मीन्स श्योरली धर्म जो पांडवों के साइड था उनकी हार होगी, क्योंकि द्रोणाचार्य तो अकेले निपटा देंगे सबको। वैसे ही जो
भीष्म पितामह थे, वो भी अकेले निपटा देंगे। सो इन दैट सिनारियो कि क्या करना चाहिए, द पर्सन हु इज विद धर्मा इज युधिष्ठिर, बट युधिष्ठिर को ये पता है कि द्रोणाचार्य को वो हटा नहीं सकते फ्रॉम द, जैसे भी बोला जाए, पावर के थ्रू तो वो श्योरली नहीं हटा सकते। सो व्हाट कुड बी द सोल्यूशन? तो उन्होंने क्या बोला, उनका जो बेटा था अश्वत्थामा, मीन्स किनका बेटा, द्रोणाचार्य का जो बेटा था अश्वत्थामा, अगर किसी तरीके से किसी फादर को न्यूज मिले कि अश्वत्थामा की डेथ हो गई है, तो हो सकता है कि ही विल गिव अप हिज फाइटिंग और वो किसी तरीके से सरेंडर कर देंगे। दैट कुड बी द सिनारियोज, और इस समय फिर हम लोग उनके ऊपर वार करेंगे तो वो जीत जाएंगे। सो दैट वाज द थॉट सब लोगों ने लिया। युधिष्ठिर हैड नेवर टोल्ड लाई, वो हमेशा से ट्रुथ का अपहोल्डर था। युधिष्ठिर के थ्रू उन्होंने बुलवाया सो दैट ही शुड बी कन्विंस्ड, मीन्स द्रोणाचार्य शुड बी कन्विंस्ड कि युधिष्ठिर बोल रहे हैं तो करेक्ट बोल रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा द एलिफेंट डाइड, बट जो एलिफेंट उसने बोला वो काफी लो वॉइस में बोला, लो पिच में बोला। सो अश्वत्थामा, उनको सुनाई दिया अश्वत्थामा डाइड, एंड द पर्पस एक्चुअल में द एलिफेंट वाज डाइड, जिसका नाम अश्वत्थामा था, वो एक्चुअली में मरा था। बट युधिष्ठिर का इंटेंशन क्या था? इंटेंशन वाज कि किसी तरीके से उनको ये समझ आया कि अश्वत्थामा डाइड। सो वेदर इट इज द मैटर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म और कन्वीनियंस, सो वी कैन से इट इज द कन्वीनियंस। बट यहाँ पे अगेन सोचो कि अगर कुरुस या कौरवास जीत जाते, सो देयर कुड बी द mass destruction of the mass casualties of the people, and also धर्मा किनके साइड था? युधिष्ठिर के साइड था। रीजन क्या था कि वो कभी भी वॉर नहीं चाहते थे, लास्ट तक वॉर नहीं चाहते थे, बट दे आर कंपेल्ड टू डू दैट बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी, बीइंग अ क्षत्रिय रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी कि दे हैव टू अपहोल्ड द धर्म। जैसे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस सिचुएशन में किसी लोगों को कंट्रोल करना, किसी को पनिश करना, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आर पुलिस ड्यूटी, पुलिस का ये ड्यूटी। वैसे क्षत्रिय का उस समय ड्यूटी था कि उनको ये करना है। सो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने बड़े प्रजा को सेव करना है, क्योंकि ये लोग अधर्म के साथ थे, है ना। विमेन की डिग्निटी एट हर्ट पे थी, एट द सेम टाइम वो इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे प्रजा का, तो सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वेर देयर। इसलिए युधिष्ठिर को ये बोलना, एक धर्म को अपहोल्ड करने के लिए दूसरे धर्म को कंप्रोमाइज करना पड़ा था। ट्रुथ एज अ जो वैल्यू है उसको कंप्रोमाइज करना पड़ा था। दैट इज द एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा में लास्ट जो आता है, अब हमेशा से सबसे बेनिफिशियल के लिए, जो सबसे लोगों सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, ज्यादा लोगों के बेनिफिशियल के लिए होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू डू। ठीक है ना। सो दैट्स वाई दो इट वाज मैटर ऑफ कन्वीनियंस, बट यस उसके सामने एक और धर्म था, दैट उसके सामने एक और ड्यूटी था, एथिक्स था, उसका भी अपना एथिक्स था कि ही विल हैव टू डिफीट द पर्सन जो रॉन्ग साइड में है। ठीक है ना। 2018 में क्वेश्चन था, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, महात्मा गांधी का। इस टाइप का कोटेशन कैन बी आस्क्ड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस कि कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी ट्राई टू एग्री, लाइक क्या होता है कि जब हम लोग किसी स्टेटमेंट से अग्री इमीडिएटली हो जाते हैं, सो वी हैव नॉट थिंकिंग इट कॉग्निटिवली। हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले का जो थॉट है उसको ऑटोमेटिकली बिलीव कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज वी थिंक दैट दोज पीपल हु आर सेइंग दे आर, वो बहुत बड़े पर्सन है, ऐसे लोग जब बोले हैं, सो हु एम आई कि उसको मैं फिर से डिस्कस कर सकूं या फिर से सोच सकूं या रीथॉट ले सकूं। सो व्हाट हैपेंस, यू आर नॉट हैविंग योर कॉग्निटिव एक्टिविटी, एंड यही एक प्रॉब्लम आ जाता है कि इफ यू आर गिवन नॉलेज एंड यू हैव द माइंड, you should apply the mind. That's why a question can be there ki if children is afraid of dark, we can ignore the fact, but real tragedy is when a man fear the light. Man जानबूझ के कई बार सोचना नहीं चाहता या जानबूझ के नॉलेज कलेक्ट नहीं करना चाहता, मीन्स वो इग्नोरेंट रहने के लिए उसका एटीट्यूड बन जाता है कि दैट काइंड ऑफ इग्नोरेंस होना। हम लोग कोई चीज बिलीव क्यों करते हैं? बिलीव दो रीजन से करते हैं, आइदर आपने बहुत ज्यादा थॉट ले लिया था उसके पीछे, या आप कोई भी मेंटल प्रोसेस लगाना नहीं चाहते थे, जो कोई दूसरा ने बता दिया उसी को मान लिया आपने। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू द सेम थिंग। कोई साइंटिफिक टेम्पर ना होके वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो जो थॉट्स बोल दिया जाता है या जो रिलीजियस गुरुज बोल देते हैं या फैमिलीज में बता दिया जाता है या सोसाइटी में डिक्टेट कर दिया जाता है, दैट इज द थिंग्स विच वी आर बिलीविंग एंड ब्लाइंडली वी ट्राई टू बिलीव इट, है ना। वी डोंट अप्लाई अवर माइंड। सो दैट्स वाई वी आर अफ्रेडिंग ऑफ डार्क। रीजन क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हार्ड वर्क करना।
द बेसिक थिंग इज हियर कि हम लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, एंड आपको ये भी पता है कि हार्ड वर्क करने से आपको सक्सेस मिलने वाला है, या तो सक्सेस मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है. सो इफ अ मैन इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वी कैन नॉट पार्डन हिम. If you are not having scientific temper, even if you are having knowledge, and if you are indulged in the terrorist kind of activity, we cannot pardon you. अगर आपके पास सफिशिएंट माइंड था, अच्छा खासा न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा था, अच्छा एजुकेशन, अच्छा फैमिली था, देन डिस्पाइट ऑफ दैट यू हैव किल्ड समबडी इंटेंशनली एंड जस्ट टू हर्ट समबडी, तो ये आपको आपको कभी माफ नहीं किया जा सकता. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. सो दैट्स वाई चिल्ड्रन जो होता है उनको नॉलेज नहीं होता, वी कैन पार्डन हिम बिकॉज ही इज अफ्रेडिंग ऑफ डार्कनेस, बिकॉज he cannot appreciate the beauty of the light which will be there after passing through this dark tunnel. But man is aware of कि once darkness will be there, a good sleep will be there, and next day they will be having their body will be energized for the next day's work. तो उनको ये पता है कि darkness has given benefit. So that's why we cannot ignore the fact those who are purposefully ignorant, we cannot pardon those person, isn't it? So that's the real tragedy with the our society also, है ना. हम लोगों को वो लोग सिखाते हैं जो लोग खुद नहीं सीखे रहते, या खुद जो लोग खुद जिनका मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत ही खराब रहता है, और लेटर ऑन व्हाट हैपेंस कि आपको उनके बारे में कुछ केसेस सुनाई में देते हैं, एंड होल ऑफ द ईयर्स आप उनको ब्लाइंडली जो फॉलो करते आ रहे थे, आपका लाइफ ही उसके कारण से स्पॉइल हो गया. सो ऑलवेज व्हाट हैपेंस, मिसप्लेस्ड इमोशन ऑलवेज प्रिवेंट्स द ग्रोथ. क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर अननेसेसरी ब्लाइंड ट्रस्ट कर देते हैं, एंड दैट इमोशन, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वी हैव, हमको सोसाइटी में बता दिया जाता है वी विल हैव टू लव दोस काइंड ऑफ गुरुज, या जो हम लोगों को ऐसा सिखा रहे हैं, हम लोग ब्लाइंडली इसको फॉलो करने लग जाते हैं. हम लोग हमेशा से अपने इमोशन को मिसप्लेस करते हैं, बिकॉज जो अगर जैसे फियर एज ए इमोशन, ये इमोशन गलत जगह पे गलत प्लेस पे था, अगर फियर को आप हटाएंगे तो इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, बट दैट इज द मिसप्लेस्ड इमोशन, एंड द सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. मिसप्लेस्ड इमोशन हर जगह पे जब भी होगा, इट विल हर्ट यू, है ना. लाइक अगर किसी ने आपको लाइफ में, आपको किसी ने हर्ट किया, या आपके हार्ड वर्क को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो सो व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट, आपने क्या किया, आपने दोबारा हार्ड वर्क ही नहीं किया, बिकॉज योर हार्ड वर्क इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, बट दैट emotion is misplaced because that person was not deserving that kind of emotion, and इसके कारण से आप whole of the life ruin कर दिए, just because उस person ने ऐसा बोला, मतलब वो अभी भी आपकी लाइफ ruin कर रहा है. You can think of this. अगर किसी ने आपको ऐसे डिमोटिवेटिंग सेंटेंस बोला था, वो तो चाहता ही था आपका लाइफ स्पॉइल हो जाए, करियर स्पॉइल हो जाए, और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, सो दैट आप फ्यूचर में कभी भी राइज ना कर पाओ, एंड दैट इज द क्लियर, दैट पर्सन इज क्लियर विनर फॉर यू. एंड यहाँ पे अगर मिसप्लेस्ड इमोशन आपने दिखा दिया, आपने वहीं पे उसको सरेंडर कर दिया, और फ्रॉम दैट टाइम यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस. अब यहीं पे अगर अपोजिट क्या होता, आप उसको उसके सामने एज मीन्स आपने उसने जो बोला उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने इनर फीडबैक के थ्रू उसको इंप्रूव किया, एंड नाउ यू आर अ बेटर पर्सनालिटी, क्योंकि दैट पर्सन ही हैज गिवन बेनिफिट टू यू नाउ. अब नाउ यू आर एबल टू एडजस्ट विद ऑल काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ पीपल जो कि आपके सराउंडिंग में आते हैं, उसके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हो. तो नाउ हु इज द विनर? एक पर्सन जो आपके में खामी दिखा के गया और आपको इरिटेट करके गया, है ना, उसके कारण से आपने उससे बेटर पर्सनालिटी बन के दिखाया. सो हु इज द विनर नाउ? सो दैट्स वाई इमोशंस को करेक्ट प्लेस पे अपने सक्सेस एंड अपने पीस एंड अपने हैप्पीनेस के लिए यूज करो, इट विल ऑलवेज गिव यू बेनिफिट. ठीक है ना? Because emotions gives energy to your actions, it gives strength, क्योंकि going into the darkness needs strength, and once you have passed through the darkness, there is a growth, and you can appreciate the importance of the brightness. Here in India, we are the only country where we try to become backward, and we try to call ourselves backward. मैंने जैसे बताया, क्योंकि बैकवर्डनेस या डार्कनेस हम लोगों को बेनिफिट देता है, बट वी हैव नॉट अप्रिशिएटेड द हार्ड वर्क. इवन यू कैन सी द इलेक्शंस आल्सो, we, because of the fear of the losing the elections, what happens,
जो टफ डिसीजंस गवर्नमेंट को लेना होता है, दे डोंट डू दैट, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्शंस। इवन इफ इकोनॉमी डाउन होते जा रहा है, फिर भी टफ एक्शंस नहीं लेते जस्ट बिकॉज देयर इज इलेक्शंस, है ना। सो दैट्स वाई ये हमेशा से प्रॉब्लम आते आया है हर एक सिनारियोज में, ठीक। सो So there is a quote for the thought: root of joy is gratefulness. It is not joy that makes us grateful, it is the gratitude that makes us joyful. ठीक है ना। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ कोटेशंस एंड ऑल्सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इस कोटेशन का मीनिंग आप बताओ, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहो, इस टाइप का आ भी सकता है, ठीक है ना। Then some of the questions will be open-ended. Open-ended questions थोड़ा सा dangerous होते हैं because if you have not understood properly, if question को अच्छे से नहीं समझ पाए हो, then there is a high chances कि आप deviate हो जाओ, and once you have deviated, if you are citing certain examples, if that example is not example of the questions which question is seeking for, then definitely वो problem हो जाएगा आपको, है ना। So इसलिए open-ended questions कॉलिंग फॉर द, और पर्टिकुलरली वैसे क्वेश्चन जो पर्सनल एनीडोट्स से क्वेश्चन आ देते हैं तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैप्पीनेस, इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल्स ऑफ ड्रॉन फ्रॉम द पर्सनल लाइफ। सो द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू कि आपके पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस का क्या डेफिनेशन है। अगर हैप्पीनेस का डेफिनेशन कहीं पे भी मटेरियलिस्टिक लाइफ मिल गया, देन वहीं पे आपका एंड हो जाती है, तो यही प्रॉब्लम होता है। इसलिए पर्सनल एनीडोट्स इस प्रॉब्लम है कि बिकॉज पर्सनल टच जब भी क्वेश्चन करे तो इट इज डेंजरस बिकॉज इट मे नॉट बी एथिकल टच। हैप्पीनेस हम लोग के पास डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं जानते कि क्या हैप्पीनेस है, बट वी नो कि सर्टेन बेसिक थिंग्स आर देयर बिफोर, अगर उसके बगैर हमारा कभी भी हैप्पीनेस नहीं अचीव हो सकता। एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे क्या है फिजिकल हैप्पीनेस। फिजिकल हैप्पीनेस में जो भी आपका फूड डिजायर्स होते हैं, दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, द बॉडीली प्लेजर्स इज रिक्वायर्ड, because once bodily pleasure will be there, then only the godly pleasures will be there. So happiness is the matter, or we can say it is the feeling of the self fulfillment, है ना, जिसमें बोला जाता है it is the subjective well-being, है ना। and subjective well-being means for a person, what is the definition of the well-being may not be the same for the other person, though they are the siblings, है ना। दोनों का हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है, that's why there is a individual differences, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से हमेशा से डिफरेंस होता है, एंड दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज मेनली सो एज टू मेक देयर पर्सनालिटी, देयर कैरेक्टर सुटेबल विद द एनवायरमेंट, जो इनके एनवायरमेंट के साथ उनके साथ परफेक्ट बैलेंस बना सकता है, दैट काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर देयर। तो जैसे जीन दोनों का सेम है, दोनों पर्सन का दो बेबीज हैं, दोनों सिबलिंग्स हैं, एंड हो सकता है जुड़वा भी हो, है ना। तो अगर इनके दोनों एक ही घर में पले हैं, मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंट आर सेम, बट स्कूल का सिनारियो, पीयर ग्रुप का सिनारियो, डिफरेंट चेंजेस हो जाते हैं, जो एनवायरमेंट दोनों को डिफरेंट मिलते हैं, तो दोनों पर्सन अलग अलग टाइप का काम करेंगे, बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर देयर, external factors are there, and as well as the internal mindset is also there, how much your perceptions are there, है ना। देखो सेम काइंड ऑफ जो नॉलेज मिलता है टीचर का, पर कुछ लोग टॉपर बनते हैं, कुछ लोग फेलियर बनते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसका मतलब लेवल ऑफ परसेप्शंस, है ना, लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, तो इट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ डिफरेंस आर देयर। इफ ऑल द ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली, तभी भी आपका क्या होगा, जैसे क्या है जीन में मैंने बोला है कि दोनों पर्सन में दोनों चीज सही काम कर रहा है, तब आप क्या बोलेंगे कि एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके मतलब फिजिकल हैप्पीनेस इज ओके, तभी तो आप बाकी चीजों के लिए सोच पाओगे। पर अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा तो कैसे काम सोचोगे। तो हम लोग यहां से ऐसे एग्जाम्पल पे कैसे आए, इसका रीजन था फिजिकल लेवल पे आपके में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, या कुछ हैप्पी दे सकता है या कुछ हैप्पीनेस नहीं भी हो सकता। पर डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट योर हैप्पीनेस कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड द डेफिनेशन ऑफ द हैप्पीनेस आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज इट इज कंप्लीटली परसेप्टिव इन नेचर, परसेप्शन के हिसाब से चेंज होता है। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल नीड्स में बहुत अच्छा लगता है कि अगर स्पिरिचुअल उनका नीड फुलफिल हो जाता है तभी भी वो खुश होते हैं, कुछ लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग होता है तब वो खुश होते हैं। सो देयर इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के पास डेफिनेशन है कि हैप्पीनेस क्या होना चाहिए। इसलिए हम लोग फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे कि हैप्पीनेस के डेफिनेशन में ही बहुत जगह प्रॉब्लम है, जिसके कारण से प्रॉब्लम आता रहता है। सो लाइक एक केस स्टडी हम लोग देते हैं, हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको कुछ ऑप्शंस के केस स्टडी मिलेंगे। सम ऑफ द, जैसे अगर आपको पर्सनल लाइफ से क्वेश्चंस आया या कोई केस स्टडी आया तो उसमें कुछ ऑप्शंस दे दिया जाएगा और कुछ में विदाउट ऑप्शंस दे दिया जाएगा।
तो विथ ऑप्शंस में एक ऑप्शन करेक्ट रहता है नॉर्मली, और बाकी कुछ रिलेटिवली करेक्ट होते हैं, कुछ भी एकदम से रॉन्ग होते हैं। तो उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। कुछ विदाउट ऑप्शंस होते हैं तो वो थोड़ा सा और डेंजरस हो जाते हैं, यू आर कंप्लीटली क्लूलेस कि कौन सा सही होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल अगर बोला जाए कि आप प्रिंसिपल्स, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं एंड टू टीचर्स आर देयर, वन टीचर इज हाई ऑन द कंपैशन एंड लो ऑन द कॉम्पिटेंस, एंड सेकंड टीचर इज हाई ऑन कॉम्पिटेंस एंड लो ऑन द कंपैशन, विच वन विल यू चूज एंड हाउ एंड व्हाई? देखो, एक पर्सन, उसको पॉज करके सोचिएगा, एक पर्सन कंपैशन में ज्यादा है, कॉम्पिटेंस में कम है, और एक पर्सन कॉम्पिटेंस में ज्यादा है, कंपैशन में कम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चैलेंज करो, कौन से स्कूल के लिए, कौन से क्लास के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए? सो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए तो द पर्सन शुड बी हाई ऑन कंपैशन, पहली बात है ना, रादर देन हाई ऑन कॉम्पिटेंस, क्योंकि उतना हाई लेवल पे कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, अगर कोई 12th स्टैंडर्ड में है सो हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट है। एट द सेम टाइम अगर मेडिकल फील्ड का है तो और ज्यादा आपको कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सेकंड थिंग क्या है, द पर्सन हु इज हैविंग कंपैशन, वी कैन ऑल्सो इम्पार्ट द स्किल्स ऑन हिम एंड एजुकेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, सो दैट ही विल ऑल्सो बी कॉम्पिटेंट इनफ। स्कूल के एजुकेशन में ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली आपको बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल लेवल कॉम्पिटेंस इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज सफिशिएंट। इसलिए कॉम्पिटेंस के लिए आप कंपैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू आर नॉट एबल टू हैव द कनेक्शन विद द स्टूडेंट्स, दे विल नॉट बी अटैच टू यू। अगर अटैच नहीं होगा तो आप कैसे वैल्यू या कोई भी टीचिंग इनकलकेट करोगे? अब तो आपके पास बिलीव होना जरूरी है। स्टूडेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते तो आपको कैसे वो आपको की बातों को मानेंगे? सो इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, इवन इफ यू आर हैविंग अ हाई ऑन कॉम्पिटेंस, इफ यू आर लोअर ऑन कंपैशन, स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विथ यू एंड द होल पर्पस ऑफ द टीचिंग विल बी लॉस्ट। ठीक है ना? सो दैट्स वाई कंपैशन से ज्यादा कॉम्पिटेंस से ज्यादा कंपैशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको क्या चाहिए? आपको कनेक्शन चाहिए, देन इसके बाद आपका स्किल्स निकलता है। वैसे ही होता है, अ पर्सन आपके पास है एक्सपर्ट ऑन, एक पर्सन आप क्या प्रिंसिपल होते हैं, और अगर आपको मिलता है एक पर्सन जो कि एक्सपर्ट है, और सेकंड होता है कमिटमेंट। तो अगेन टाइप ऑफ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पर्सन आपको एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है कि कमिटमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। देखो, कमिटेड रहेगा तो ऑल द टाइम वो वर्क करता रहेगा, हार्ड करता रहेगा, ताकि वो किसी तरीके से आपके लिए बेनिफिट दे सके। बट अगर एक्सपर्ट रहेगा, नॉट नेसेसरली आपका उसका इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी आपके डिपार्टमेंट के लिए रहेगा। देयर इज अ चांसेस कि वो एक्सपर्ट है एंड इफ ही इज नॉट गेटिंग बेनिफिट द वे, और या जो वो डिजर्व करता था, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो लॉयल्टी है वो दूसरी जगह चला जाएगा एंड इट इज नॉट ऑफ यू, योर यूज इज देयर। सो दैट्स वाई अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, देयर इज ए हाई चांस, अगर उसको प्रॉपरली आपको रेनफोर्समेंट नहीं दे पाए तो देयर इज ए चांसेस कि वो चला जा सकता है। ठीक है ना? सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, एंड सम ऑफ द केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। केस स्टडीज में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सपोज ए क्लाउड बस्ट है उत्तराखंड में एंड एवरीबडी इज स्टक देयर, और जो जो स्टक हैं उसमें से एक पेशेंट है, एक पेशेंट है ना, एक विमेन एंड चाइल्ड हैं, विमेन एंड चाइल्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं, रीजनल पार्टी प्रेसिडेंट है एंड देयर रिलेटिव्स, रीजनल पार्टी प्रेसिडेंट एंड रिलेटिव्स, टूरिस्ट है, हाइकर्स हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है एंड प्रिजनर्स है। आप किस सीक्वेंस में किनको क्यों सेव करोगे, किसको फर्स्ट सेव करोगे, किसको लास्ट में सेव करोगे, एंड व्हाई, है ना? इसका सीक्वेंस क्या होगा? ठीक है ना? तो इसका आंसर सोच के रखिएगा। एंड ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस इन लाइव क्लासेस। तो ये है प्रिजनर, विमेन एंड चाइल्ड, सीनियर सिटीजन, रीजनल पार्टी प्रेसिडेंट एंड देयर रिलेटिव्स, टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट फंसे हुए हैं, हाइकर्स फंसे हुए हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिजनर्स। अब आप किस कंडीशन में किसको पहले सेव करोगे और क्यों? सेकेंड काइंड ऑफ केस स्टडी विच आई वांट टू गिव यू, यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास एंड द टीचर इज देयर कि जो कि बहुत हार्श है ऑन यू, ही इज वेरी हार्श ऑन यू ऑल्सो एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड वो हमेशा से मारता पीटता रहता है, स्लैप्स करता रहता है, बाइट करता रहता है, बट बीट करता रहता है। सो उसका बदला लेने के लिए एज अ रिवेंज, योर फेलो मेट्स आर प्लानिंग टू हैव अ प्रैंक। वो प्रैंक वो उनके डिग्निटी को, वो टीचर की डिग्निटी को बहुत हर्ट कर सकता है, या टीचर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है मेंटली। So you are the monitor of the class and you have been appointed monitor of the class by that teacher only.
सो व्हाट विल यू डू, वेदर यू विल टेक मीन्स आप स्टूडेंट के साथ रहोगे, क्योंकि इन नो सर्कमस्टांसेस ये जो फिजिकल हर्ट वो किसी भी तरीके से टॉलरेट किया जा सकता है, ये तो कभी भी गलत ही है किसी भी सर्कमस्टांसेस में कि आप फिजिकली किसी को बीट करो, इट इज नॉट गुड। एट द सेम टाइम वेदर योर एक्शन इज ऑल्सो जस्टिफाइड कि आप प्रैंक कर सको उसके अगेंस्ट में या रिवेंज में आप प्रैंक करो। सो दैट इज द थिंग। थर्ड, एक और केस स्टडी विच आई वांट टू गिव यू, इफ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट गॉट डिलेड, यू आर आप एक कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपको गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिला है एंड बिकॉज ऑफ द अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस योर प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड। प्रोजेक्ट डिलेड हो गया और इसके कारण से जो एक एक जो आप डैम बना रहे थे वो फ्लड के से जस्ट पहले बनना था, पर वो बन नहीं पा रहा है, पर अभी भी आपके पास टाइम है कि आप वो डैम को बना सकते हो। अब जो मिनिस्टर है उसको कंटिन्यू करने के लिए आपसे ब्राइब मांग रहा है। आपको ब्राइब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, यू कैन गिव हिम ब्राइब एंड वंस प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इट इज द विन विन फॉर एवरीबडी। आपका भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एट द सेम टाइम वो वहाँ के सोसाइटी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, विलेजर्स के लिए भी अच्छा होगा एंड ऑल्सो मिनिस्टर विल ऑल्सो बी हैप्पी विथ यू। So and without compromising the quality you can give him bribe, so whether you should give him bribe or not, so that is the one of the scenario। आप पॉज करके सोचिएगा। सो दिस ऑल अदर सिनारियो विच आई हैव गिवन यू, इसको ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आप अपने क्लासमेट से पूछ लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसका सोल्यूशन होना चाहिए।